वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। प्लीज़ बैठिए, प्लीज़ बैठिए, प्लीज़ बैठिए। हाँ जी प्लीज़, पेज नंबर 288 क्लबिंग ऑफ इनकम का बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट रह गया था, वो फिनिश करके न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अदर सोर्सेज। ठीक है, अब छुट्टियां ख़त्म और स्टडी स्टार्ट। जब छुट्टियां आ जाए ना 5-6 और फिर वो ख़त्म हो जाए तो बड़ा मूड ख़राब होता है, इतनी जल्दी ख़त्म भी हो गई। चलिए, अब हमने पेज 288 पर सेक्शन 60 कर लिया था, फिर पेज 288 पर सेक्शन 61 भी कर लिया था, फिर पेज 289 पर सेक्शन 62 हम कर रहे थे। कुछ कर लिया था, कुछ मैं अभी और आपको बताऊंगा, तो दोबारा से रीड कर लेते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ एन एसेट थ्रू इररिवोकेबल ट्रांसफ़र, सेक्शन 62। If any person has transferred any asset through irrevocable transfer, in this case clubbing provision shall not apply. Similarly, if any person has transferred any asset through a transfer which is not revocable during the lifetime of the beneficiary, clubbing provision shall not apply. Mr. X has transferred one asset to Mr. Y with the condition that the asset shall be retained by Mr. Y as long as he is alive, and after that the asset shall be taken back by Mr. X. In this case, clubbing shall not apply. यहाँ तक का पार्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, दोबारा देख लीजिएगा। X ने Y को एसेट दिया, ये कह के जब चाहूँ ले लूँ रिवोकेबल, इस केस में क्लबिंग हो जाएगी या नहीं होगी? हो जाएगी, क्योंकि एसेट का कोई रिस्क नहीं है, हमारे पास है, हमने कंडीशन लगा दिया है जब चाहे वापस ले ले। ठीक है। दूसरा इसी में केस बनाया था, एक्स ने वाई को दिया, ये कह के हमेशा के लिए तुम्हारा इरिवोकेबल, इस केस में क्लबिंग नहीं होगी क्योंकि एसेट गया हमारे हाथ से, एसेट का रिस्क है। और एक तीसरा केस बनाया था, जब तक तुम एलाइव रखो उसके बाद हमारा। तो हमने कहा था कि गवर्नमेंट ने कहा मैं बात ही समझ में नहीं आ रही, तुम क्या कह रहे हो। फिर गवर्नमेंट ने कहा नहीं, देयर आर सोशल फैक्टर जिसकी वजह से पर्सन कंडीशन लगाता है। एग्जाम्पल मैंने दिया था, इस पर्सन ने डॉटर को अब मैरिज के टाइम पे एसेट दिए, अब मुझे डर है कल को डॉटर की डेथ हो जाए या किल कर दे तो एसेट सारे इन लॉस के हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, अगर डेथ होती है तो एसेट मुझे वापस मिलनी चाहिए। तो वो क्या कंडीशन लगाते हैं, एज लॉन्ग एज यू आर अलाइव, मतलब एसेट हमेशा के लिए तुम्हारा है, मैं वापस भी नहीं लेना चाहता तो मुझसे, इसलिए हम इसमें क्लबिंग नहीं करेंगे। ये पार्ट था लास्ट में जो मैंने बताया था, एक बार वो रीड कर लो, इसके बाद बचा हुआ थोड़ा सा पार्ट है वो टेकअप करेंगे। अब देखिए, इसके बाद जो पार्ट आता छोटा सा, वो ये आता, व्हाट डू वी मीन बाय इरिवोकेबल ट्रांसफ़र। रिवोकेबल का मीनिंग तो पता है, हमने ये कहा है कि एसेट जब चाहूँ वापस लो रिवोकेबल। तो व्हाट इज़ इरिवोकेबल? तो एक पर्सन ने क्या किया, मिस्टर वाई को एसेट दिया, ये कह के ट्रांसफ़र इज इरिवोकेबल, लेकिन इस एसेट से जो इनकम आएगी वो मेरी है। या उसने कंडीशंस लगा दी इसके साथ में कि जैसे इस एसेट को आप ऐसे रखोगे, वैसे नहीं रखोगे, ये करोगे, वो नहीं करोगे, ऐसा करोगे, वैसा करोगे, वैसा करोगे। तो उससे अगर आप किसी भी टाइप की कंडीशन लगाएंगे तो ये रिवोकेबल की कैटेगरी में चला जाएगा और क्लबिंग प्रोविजन लग जाएगी। ये रिवोकेबल वो है जो एब्सोल्यूट ट्रांसफर है विद नो कंडीशन एट ऑल है। अगर कंडीशन लगती है तो इसका मतलब ये पर्सन क्या कह रहा है, बेसिकली एसेट मेरा है, तभी तो कंडीशन लगा रहे हैं। अगर एसेट से आने वाली इनकम इसकी है, फिर एसेट उसका कहाँ हुआ, और एसेट के साथ कंडीशन लगा दी, उसी टाइप की कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो वो पार्ट अगले पैराग्राफ में लिखा हुआ, लेट्स रीड। प्रोवाइडेड दैट द ट्रांसफरर derives no direct or indirect benefit from such income,
इन आइदर केस जो पर्सन ट्रांसफर करेगा इरिवोकेबल में किसी भी टाइप का कोई बेनिफिट उस एसेट से उसकी इनकम से लेने की कोशिश नहीं करेगा। ऑल इनकम राइजिंग टू एनी पर्सन बाय वर्च्यू ऑफ एनी सच ट्रांसफर शैल बी चार्ज इंटरेस्ट, और अगर वो ऐसा कोई बेनिफिट लेता है तो क्लबिंग प्रोविजन लग जाएगा। हैज इनकम ऑफ ट्रांसफर हैज एंड व्हेन द पावर टू रिवोक द ट्रांसफर राइजेस एंड शैल देन बी क्लब्ड इन हिज टोटल इनकम। फिर इसी बात को फिर डिफाइन किया है। मीनिंग ऑफ रिवोकेबल ट्रांसफर सेक्शन 63 में खाली इसका डेफिनेशन डाला है। फॉर पर्पज ऑफ सेक्शन 62, 60, 61, 62 of this section, transfer shall be deemed to be revocable if it contains any provision। किसी भी टाइप की आपने कोई कंडीशन लगा दी एसेट को वापस लेने की या उससे इनकम लेने की या कोई भी डायरेक्ट कंडीशन इनडायरेक्ट कंडीशन लगा दी तो रिवोकेबल की डायरेक्ट कैटेगरी में चला जाएगा। Retransfer directly indirectly of the whole or any part of the income or asset the transfer if it gives in any way the transfer right to reassume power directly indirectly over the whole or any part of the income of the asset। किसी भी तरह की आपने कोई कंडीशन लगाने की कोशिश की चाहे एसेट पर चाहे इनकम पर चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट तो ये रिवोकेबल की कैटेगरी में जाएगा और क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई कर जाएंगे। अब रीड करके देख लीजिएगा। देखो मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूँ। आपके फ्रेंड ने आपको बर्थडे पे गिफ्ट दिया, तो ये रिवोकेबल ट्रांसफ़र है कि इरिवोकेबल है? इरिवोकेबल। किसी टाइप की कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर वो इसके साथ कंडीशन लगा दे, नंबर 1, जब भी मैं तुम्हारे घर आऊँगा ये मेरा गिफ्ट तुम्हारे ड्राइंग रूम में मुझे नज़र आना चाहिए, पहली कंडीशन। डेली सुबह उठ के इसको साफ़ करोगे आप। नंबर 3, हमारा वो जो कॉमन फ्रेंड है उसको ही आप कभी नहीं दिखाओगे। नंबर 4, नंबर 5, तो बताओ फिर एसेट आपका हुआ कि उसका हुआ? फिर तो उसका हो गया, जैसे कि हमने उधार लेके रखा हो, फिर आप क्या कहोगे? पकड़ तेरा एसेट जा, नहीं चाहिए हमें। तो दिस व्हाट द गवर्नमेंट से, जब आपने दे ही दिया, कंडीशन किस बात की? अगर कंडीशन लगा रहे हो फिर उसका काम हुआ, फिर तो तुम्हारा हो गया, फिर तो टैक्स बचाने की टेक्निक है। एसेट तो दिया ही नहीं आपने, तो ये यहाँ लिखा हुआ है। अब आराम से रीड कर लो, पेज 289 को भी दोबारा, 88 को भी दोबारा रीड कर लो, 289 को भी दोबारा रीड कर लो। मेनली पार्ट यही बचा हुआ है। हर प्लीज अब आप डाउट पूछिए इतने पार्ट तक। क्लबिंग का सारा पार्ट कवर हो गया। छोटा सा एक पार्ट भी और भी मैं बताऊंगा आपको, जिसको डाउट है पूरे चैप्टर में पूछ सकते हो, क्योंकि रियल लाइफ में ये बहुत काम आता है। रियल लाइफ में तो हर क्लाइंट की ये कहानी होगी, उसे एसेट पक्का स्पाउस माइनर चाइल्ड को दिए ही होंगे, ना का मतलब ही नहीं। ऐसा कोई पर्सन दुनिया में नहीं होगा जो स्पाउस और माइनर चाइल्ड को एसेट ना दे, और देते ही ये पर्टिकुलर चैप्टर बीच में लग जाएगा। अब देखो पेज 288 चेक करो, हमारा हो गया। 289 हमारा हो गया। आइए पेज 290 पर चेक करिए। 290 भी हो गया, एक क्वेश्चन था वो हमने किया था। फिर आइए 291 पर, 291 भी हमारा हो गया। 292 पर ये भी कवर हो गया। 293 पर ये भी कवर हो गया। 294 ये भी कवर हो गया। पहले चेक कर लो एक बार। टू 295 ये भी कवर हो गया। 296 पर एक छोटा पार्ट हमने करना है। 296 पर पॉइंट नंबर 6, 296 पर पॉइंट नंबर 6, ट्रांसफर ऑफ एसेट टू एनी अदर पर्सन। ये पार्ट वही है जो अभी हमने किया था। ये 2 बार एक्ट में लिखा हुआ है, एक बार वहाँ 62, 63 में लिखा हुआ है, एक बार यहाँ लिखा हुआ है। इफ एनी पर्सन ट्रांसफर द एसेट टू एनी अदर पर्सन, वही इरिवोकेबल ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। क्लबिंग प्रोविजन शैल नॉट बी एप्लीकेबल, मतलब अगर ये इरिवोकेबल है, लेकिन उस इरिवोकेबल को हम रिवोकेबल मानेंगे कब? बट इफ द ट्रांसफरर हैज़ एनी राइट टू रिसीव एनी बेनिफिट, अगर ट्रांसफ़र करने वाला
एसेट से कोई भी बेनिफिट लेगा या ट्रांसफ़र करने वाले की स्पाउस कोई बेनिफिट लेगी या सन्स वाइफ उसकी कोई बेनिफिट लेगी, तब भी उस ट्रांसफ़र को इररिवोकेबल नहीं रिवोकेबल माना जाएगा। तो ये वही सेक्शन 62 63 का पार्ट है जो एक बार और लिखा हुआ है, रीड करके देखो आप। मतलब ट्रांसफ़र शुड बी एब्सोल्यूट, ना आपको कोई बेनिफिट लेना है, ना आपकी स्पाउस को कोई बेनिफिट लेना है, ना सन्स वाइफ को लेना है। और 63 में लिखा था कोई कंडीशन नहीं लगानी किसी भी टाइप की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कुछ भी किया क्लबिंग हो जाएगी। ठीक है, डाउट जिसको देखिए था, इतने पार्ट तक किसी को डाउट। फिर हमारा 296 कवर हो गया, 297 भी कवर हो गया, 298 भी कवर हो गया, 299 कवर हो गया, पेज 300 हमारा कवर हो गया, 301 कवर हो गया, 302 भी कवर हो गया, 303 कवर हो गया। देखो पहले चेक करो 303 तक कुछ रहा तो नहीं ना, मेरे हिसाब से कुछ नहीं रहा, कुछ रहा है तो बता देना। 303 तक कुछ नहीं रहा ना, ठीक है। फिर आओ 304 पर, ये भी इलस्ट्रेशन वगैरह कर लोगे आप। फिर आओ 305 पर, अब आ जाओ 306 पर। ये पॉइंट नंबर 9 के नीचे कुछ बचा है, पेज 306 पर पॉइंट नंबर 9 के नीचे कुछ बचा है, रूल्स फॉर क्लबिंग ऑफ इनकम, ये बचा है। कैलकुलेट income or loss in the hands of recipient as if it is the income of recipient. The income or loss calculated as above will then be clubbed with the income of the transferor under the same head. That is the head to which the income belongs. जो इनकम हमने क्लब करनी है वो जिस हेड की इनकम है उसी हेड में क्लब होगी। मान लो सैलरी की इनकम है तो जब क्लब करेंगे सैलरी हेड में ही होगी। मान लो अदर सोर्सेज की इनकम है, क्लब करेंगे अदर सोर्स में होगी। एग्जाम्पशन अप टू 1500 पर चाइल्ड पर एनम इज अलाउड अंडर सेक्शन 1032। अगर माइनर की इनकम क्लब करेंगे तो 1032 का 1500 छोड़ के क्लब करना है। सच क्लब्ड इनकम इज द इनकम ट्रांसफर एंड प्रोविजन रिलेटिंग टू सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस शैल अप्लाई इन द नॉर्मल मैनर। डिडक्शन 82C to 80U शैल ऑल्सो बी अप्लाइड इन द नॉर्मल मैनर। देखिए अब इसका एग्जाम्पल देखिए। मिस्टर एक्स मिसिज एक्स, इनकी इनकम है हाउस प्रॉपर्टी एड में 2 लाख रुपए की, जो कि क्लब होनी है। तो इनकी कौन से हेड में होगी? हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही होगी। तो क्या रेंट को क्लब कर दे? नहीं, रेंट से पहले हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम कैलकुलेट होगी। अगर वो कह रही है मिसी एक्स को इतना रेंट मिला है, क्लब होना तो पहले कैलकुलेट करेंगे इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड की, कैलकुलेट करके फिर उसको क्लब कर देंगे। अब लेट्स सी मिसी एक्स ने एनएससी में लगाया था 1 लाख रुपया, तो क्या एटीसी का रिडक्शन भी दे देंगे? नहीं, एटीसी का रिडक्शन इनको मिलेगा। अगर इन्होंने एनएससी में पैसा लगाया है तो इनको रिडक्शन मिल जाएगा, इन्होंने एनएससी में नहीं लगाया तो नहीं मिलेगा। इनकम कैलकुलेट करेंगे लेकिन डिडक्शन नहीं मिलेगा, डिडक्शन जो भी मिलेगा वो इस पर्सन को मिलेगा। सैलरी एड की इनकम है तो क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों को देंगे? स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों को नहीं देंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन एक को मिलेगा। लेकिन ये जो रूल हम पढ़ रहे हैं ये रूल इनकम टैक्स एक्ट में नहीं लिखे हुए, इनकम टैक्स एक्ट साइलेंट है। ये बस जहाँ पर भी एक्ट साइलेंट है कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, तो ये कुछ ना कुछ किया हुआ है। अगर कोई स्टूडेंट ये करता है कि दोनों को स्टैंडर्ड डिडक्शन देता है वो भी ठीक है कि जी दिखाओ एक्ट में क्या लिखा हुआ है, लेकिन एटीसी से एटीयू उसी को मिलेगा। जो इनकम क्लब करनी है उससे एटीसी से एटीयू मिसी एक्स को नहीं मिल सकता, वो उसी को मिलेगा। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सब सहमत कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं भाई हाँ ऐसा ही होगा, जैसे एटीसी टू एटीयू। कुछ बातें ऐसी जो एग्री नहीं कर रहे। इंस्टीट्यूट ने एक क्वेश्चन के अंदर दोनों को स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रखा है,
तो स्टैंडर्ड डिडक्शन तो 1 को मिलना चाहिए। मतलब ये रूल ऐसे है जो एक्ट में नहीं दिए, वरना सेक्शन लिखा होता, देखो सेक्शन का लिखा है, कोई सेक्शन नहीं लिखा। तो वही पार्ट है, क्वेश्चन ऑफ लॉ वाले पार्ट है। तो इन जनरल ऐसा करना है। वैसे एग्जाम में इसकी प्रॉब्लम आती नहीं है, मोस्टली वो ऐसी सिचुएशन देते ही नहीं है कि जिसमें डिडक्शन दोनों तरफ दे रखे हो, कन्फ्यूजन आए किस तरफ देना पड़ेगा। वो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आप क्वेश्चन करना एग्जाम के, इन जनरल प्रॉब्लम आती नहीं है। बाई चांस आ जाए तो फिर यही करना, इनकम फाइनल कैलकुलेट करके क्लब कर देना, लेकिन डिडक्शन एटीसी से एटीयू जिसकी इनकम क्लब की जा रही है उसको नहीं, जिसकी इनकम में क्लब किया उसको दे देना। एक बात और कर लो। मतलब ये रूल वाला पार्ट लॉ मेकर ने डिस्कस ही नहीं किया। जैसे देखो, मिस्टर एक्स की सैलरी इनकम में है 7 लाख, मिसेस एक्स की सैलरी इनकम है 14 लाख, और लेट्स सी एज पर रूल ये क्लब होनी है, तो लॉ मेकर ने कहा ये क्लब हो जाएगी। इसके क्लब होने से टैक्स इस पर्सन का काफ़ी बढ़ जाएगा। रही बात स्टैंडर्ड डिडक्शन की, तो उसने उधर ध्यान ही नहीं दिया, क्या फ़र्क पड़ता है, ले लो दोनों, क्या हो जाएगा, और एक ले ले तो भी कोई बात नहीं। तो लॉ मेकर ने बड़ी बात को पकड़ा है, छोटी बात को छोड़ दिया। और हम क्या करेंगे, हम इसमें गलती कर दें तो भी मार्क्स उतनी कटेंगे, और उसमें गलती कर दें तो भी मार्क्स, तो हमारे लिए वो बात बराबर है। इसलिए हम इसको इम्पोर्टेंस देंगे, आप और हम। लॉ मेकर ने इम्पोर्टेंस नहीं दी, कोई बात नहीं। मेंशन वन सेंटेंस, इट इज़ नॉट क्लियर इन द एक्ट, इट्स ए क्वेश्चन ऑफ लॉ, इन आवर ओपिनियन इट शुड बी लाइक दिस सफिशिएंट। तो जब आप ये लिखते हो ना, इट इज़ नॉट क्लियर इन द एक्ट, तो आपके मार्क्स पूरे बन जाते हैं। जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर पूरे बन जाएंगे, बल्कि 5 के भी 6 बनते हैं। आप कहोगे सर ऐसा क्यों, आप बताओ ऐसा क्यों। एनीवन हू कैन गिव मी द रिप्लाई। दोबारा बोल दूं मैं क्या कह रहा हूँ। जब आप ये लिखते हो इट इज़ नॉट क्लियर इन द एक्ट, इट इज़ ए क्वेश्चन ऑफ लॉ, बाद में क्या हुआ छोड़ो, यहाँ पे आपके पूरे मार्क्स बनते हैं, 5 के भी 6 बनते हैं। मैं कह रहा हूँ कोई स्टूडेंट मुझे इसका रिप्लाई दे दे, इसका क्या कारण है। एनीवन रेज हैंड एंड रिप्लाई। इसका मतलब इस स्टूडेंट ने सारा का सारा इनकम टैक्स एक्ट थॉरोली पढ़ डाला, तभी तो इसे पता है, और अथॉरिटी के साथ कह रहा है, यानी पढ़ा भी बड़े अच्छे से है, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, इसको ये पता है एक्ट में क्या है और क्या नहीं है। क्या हर पर्सन को पता है एक्ट में क्या है क्या नहीं है? हमें तो अपना पार्ट पता लग जाए, वही काफ़ी। हमने ये कह दिया अथॉरिटी के साथ ये एक्ट में है ही नहीं, इसका मतलब पूरा एक्ट स्टडी कर डाला। तो जब आप कहीं भी इंटरव्यू में बोलेंगे ना सर इट्स ए क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो एक तो वो समझ जाएंगे, इसको टेक्निकल मीनिंग पता है क्वेश्चन ऑफ क्या होता है, और इसको ये भी पता है फ्रीक्वेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ होते हैं, बड़े आराम से बोला इट्स ए क्वेश्चन ऑफ लॉ। इट मीन्स द पर्सन द स्टूडेंट इज़ वेरी वेल अवेयर, ये बात एक्ट में है ही नहीं तो ये बात पता कैसे लगेगी? तो जो स्टडी करेगा पता लगेगी, या जिसको किसी ने स्पेसिफिकली बताया हो। इसलिए मार्क्स 5 में से 5 नहीं बनते, 5 में से 6 बनते हैं। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसने आगे क्या किया, कुछ भी किया हो, प्लस कर दिया कि माइनस कर दिया, क्या पड़ता है। टेस्ट करना था किसको, नॉलेज को, टेस्ट हो गई है। कैलकुलेशन थोड़ा करवानी है कि इसको प्लस माइनस करना आता कि नहीं आता, देखते हैं सही प्लस किया कि नहीं किया, कैलकुलेटर थोड़ा चेक कर रहे हैं, उसकी नॉलेज चेक कर रहे हैं। तो इसलिए कहीं पर क्वेश्चन लॉ हो तो ये प्रॉब्लम नहीं है, अपॉर्चुनिटी है अपनी कैलिबर दिखाने की। हम कहते हैं ना कि समझदार पर्सन क्या करता है, प्रॉब्लम को, डिफिकल्ट सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करता है। जैसे कि आपने देखा होगा विराट कोहली को, कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी, बंदे ने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया। नहीं तो कोई भी कहता है यार मैं भी क्या करता, इतने रन बनाने थे, मैं भी क्या करता। तो जो अनसक्सेसफुल पर्सन होते हैं वो यही काम करते हैं, जब प्रॉब्लम आती है फेल हो जाते हैं, फिर कहते हैं मैं भी क्या करता। और जो सक्सेसफुल पर्सन है प्रॉब्लम मिलते ही उसको पकड़ लेते हैं, आ जा भाई तेरे इंतजार में था मैं, अब देख मेरी कैलिबर देख, ये ले
कैलिबर दिखा दें। ठीक है, देखो अब डाउट्स करते हैं। विद दिस वी फिनिश दिस चैप्टर क्लबिंग ऑफ इनकम। जिसको डाउट है पूछ सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले जिसको डाउट है पूरे चैप्टर में क्लबिंग ऑफ इनकम। अच्छा, सेक्शन कौन से थे इसके? 62, 65 और हमने स्टडी किए 60, 64, 65 छोड़ दिया क्योंकि ये सिलेबस से डिलीट कर दिया। क्यों डिलीट कर दिया? क्योंकि इसमें जो लिखा हुआ था उसको कोई मतलब ही नहीं था। इट वॉज नॉट कैरिंग एनी मीनिंग। 2 साइडें लिखे हुए थे, तो जब ये सिलेबस में पहले था तो हम यही बोलते थे क्लास में कि इसका कोई ख़ास मतलब नहीं है। तो अच्छा किया ये स्टूडेंट ने कहा इसको हटा ही दो ना, इसका मतलब ही नहीं है किसी का। तो इसमें कुछ नहीं है और अच्छा है सिलेबस में नहीं है। जिसमें कुछ ना हो वो बात भी बड़ी कंफ्यूज करती है। जैसे मैं अभी 4 सेंटेंस बोल देता हूँ, उसमें कुछ नहीं होगा, कोई मतलब नहीं होगा, और आप सब सोचते रहोगे यार फिर बोले क्यों उन्होंने। मैं कह दूं कि मैं लास्ट क्लास में क्या हुआ, क्लास खत्म करके यहाँ से मैं गया, तो मैं फिर वहाँ से अपनी गाड़ी से निकला और मैं घर चला गया। आप आगे लिखो, ठीक है, अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आप कहोगे यार ये क्या बात बनी, यहाँ से गया, गाड़ी से गया, घर गया, पता नहीं क्या बात है। तो आप आधा घंटा सोचते रहोगे। तो ऐसे जिसमें कुछ ना हो ना वो ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। मैं कहूँ भाई अब इसमें क्या खास बात है तुम देख लो, मैं तो नहीं बता रहा, लेकिन कुछ खास बात है, सोचते रहना, कुछ भी खास नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। 65 ऐसा ही था, उसमें कुछ था नहीं। पेज नंबर आइए 314 पर। डाउट जिसको है पूछिए, यहाँ तक कितने पार्ट तक इसको डाउट है बोलिए। 314 पेज पे आ जाइएगा। इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज, सेक्शन 56 से लेकर 59 तक। क्वेश्चन नंबर 1, what are the income taxed under the other sources? Section 56, if any income cannot be taxed under first 4 heads, such income shall be taxed under the other sources, and such income may be interest income, dividend income, casual income, gift, family pension payment received under key man insurance policy to a person who is not an employee, income from owning mental race sources for future advance money, any other income is not taxed under first 4 head. बस इतना रीड कर लीजिएगा। देखिए प्लीज, पहले हमने एक हेड डिस्कस किया था, कौन से वाला था वो? हाउस प्रॉपर्टी। सेक्शंस कौन से थे इसके? सेक्शन कौन से थे? बेसिक पार्ट। बेसिक पार्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मेन सेक्शंस, सेक्शन में मेन क्या, बस इंटर में इसके आगे नहीं जाना। 22 से 27, ठीक है। मेन सेक्शंस ये नंबर, मेन क्या है, बस हमने फाउंडेशन बनानी है बहुत स्ट्रॉन्ग, बाकी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएंगी, उसके आगे जाओ ही मत। बस इतना स्ट्रॉन्गली अपने कब्जे में कर लो, बाकी सब जो दिल में आए वो करो, क्योंकि जो बेसिक लॉ है सब कुछ उसके बेस पे निकलना है, बनाना सबको अपना अपना है, लेकिन आपके पास उसके आर्ग्यूमेंट होने चाहिए। आप अपनी बात को जस्टिफाई कर दो, कोई भी इनकम टैक्स ऑफिसर मान जाएगा, कोई भी कमीशन अपील मान जाएगा, कोई भी ITAT मान जाएगा। देयर शुड बी गुड लॉजिक फॉर दैट। क्रिटिकल एनालाइज करना, उसको क्रिटिकल एनालिसिस प्रेजेंट कर देना कि सर देखो इस बात का तो यही भी नहीं निकलता, और क्या मीनिंग निकलेगा बताइए। आप कन्विंस कर दो, कोई भी जज मान जाएगा कि हाँ भाई एक्ट साइलेंट है। बेस हमारा बेसिक लॉ में अच्छे से क्लियर है, जो वर्ड उठाएंगे वो वर्ड है। अब हम कर रहे हैं स्टार्ट दूसरा से हेड। इसके सेक्शन कौन से है? 259, ठीक है। टोटल हेड कितने हैं? 5। इस बुक में 2 हेड है, जो सेकंड वॉल्यूम आएगा उसमें 3 हेड है, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड सैलरी। 3 हमारे बड़े हेड उस बुक के अंदर है, और 2 हमारे छोटे हेड इस बुक के अंदर है। दूसरे वाली बुक के अंदर बेसिकली 3 हेड ही हैं और कुछ नहीं है।
वो तीनों ही लगभग 7 से 8 क्लास, 7 से 8 क्लास, 7 से 8 क्लास अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। जैसे मैं बात करूं कैपिटल गेन की, तो सेक्शन है 45 टू 55A। बिजनेस सेशन के कौन से थे? सबसे पहले चैप्टर में हमने बात की थी 28 टू 44 DB। सैलरी के बेसिक सेक्शन कम से कम जरूर याद हो कि भाई इस चैप्टर के सेक्शन कौन से हैं, तो जरूर याद हो। ये मतलब ऐसी चीज़ नहीं कोई भी स्टूडेंट ये कह दे मुझे तो ये भी नहीं पता, ये ना हो। इसके आगे की छोड़ो, इतना ना हो, पता हो। फिर जब हम चैप्टर स्टडी कर लेंगे, फिर मेनली क्या क्या था ये पता हो। सेक्शन 22 में क्या था? हर हेड का पहला सेक्शन सिर्फ ये बताएगा इस हेड में कौन सी इनकम आएगी, बाकी सब ये बताएंगे इनकम को कैलकुलेट कैसे करना है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैसे बनाना है। ये पांचों हेड के अंदर खास बात है, बेसिक स्ट्रक्चर। कोई इंटरव्यू पूछ ले हर हेड के पहले सेक्शन में क्या दिया होता है, तो हम कहेंगे जी पहले सेक्शन में ये दिया होता है कि इस हेड के अंदर कौन कौन सी इनकम आएगी। ठीक है। बाकी सेक्शन फिर डिटेल बताते हैं इनकम को कैलकुलेट कैसे करेंगे। और वो पहला सेक्शन कहलाता है चार्जिंग सेक्शन। हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन, अदर सोर्सेज का चार्जिंग सेक्शन, कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन, बिजनेस सेक्शन का चार्जिंग सेक्शन, सैलरी का चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग मतलब इस साइड में कौन सी इनकम को यू कैन चार्ज टू इनकम टैक्स, पब्लिक कॉल्ड चार्जिंग सेक्शन। कौन कौन सी चार्ज करना मतलब टैक्स करना, कौन कौन सी इनकम को इस साइड में आप चार्ज करोगे, टैक्स करोगे। और पूरे इनकम टैक्स सेट का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 4। सेक्शन 4 इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन। देखो इसका क्या मतलब है, सेक्शन 4 बता रहा हूं मैं आपको। इनकम टैक्स एक्ट ने मुझे बताया सारे हेड्स में इनकम कैसे निकालते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकालते हैं, टोटल इनकम कैसे निकालते हैं और टैक्स कैसे निकालते हैं। मैंने निकाल दिया। गवर्नमेंट ने कहा पेमेंट दो, मैंने कहा ये कहाँ लिखा है कि पेमेंट भी देनी है, तो उसे हमने क्यों सिखाया, मुझे क्या पता, आपने सिखाया मैंने सीख लिया, ये तो आपने लिखा ही नहीं। और कोर्ट ने कहा यस, जब तक गवर्नमेंट ने कहा नहीं टैक्स देना मत दो, तो फिर एक सेक्शन और बनाया गया। इसमें लिखा है कि हर पर्सन को अपनी इनकम पर टैक्स देना है, तो पूरे इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 4 है। और ये हेड वाइज चार्जिंग सेक्शन है, इस हेड में कौन सा, इस हेड में कौन सा, इस हेड में कौन सा। अगर एक्ट में ये लिखा हो, ये ना लिखा हो कि टैक्स पे करना है, कैलकुलेशन सारा दिया है, और कोई ये कहे गवर्नमेंट ये कहे, तो अंडरस्टूड है। हम क्या कहेंगे, लॉ में कुछ भी अंडरस्टूड नहीं होता। तो उसे अंडरस्टूड है। जब हम आपको सिखा रहे हैं टैक्स निकालना, किस लिए सिखा रहे हैं, हमें नहीं पता नहीं किस लिए सिखा रहे हो, आप सिखाते रहे हम सीखते रहे, हमें क्या पता पेमेंट का। तो ये सेक्शन 4 है। इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन पूछे आपसे तो कौन सा बताओगे, सेक्शन 4। और अगर पर्टिकुलर हेड का पूछे तो ये रहा। तो हर हेड का पहला सेक्शन क्या बताएगा, इस हेड में कौन सी इनकम टैक्स होगी। तो अब बात करते हैं 56 की। तो 56 क्या कह रहा है, 56 सेक्शन 22 की तरह लिस्ट नहीं बना रहा। वो जो लिस्ट बनी है ना, उससे पहले के जो 2 सेंटेंस है वो इंपॉर्टेंट है। वो ये कह रहे हैं जो इनकम 4 हेड में नहीं आएगी वो अदर सोर्सेज में आएगी। यानी ये रेजिडरी सेक्शन है, जिस इनकम का कोई हेड नहीं है उस इनकम का हेड क्या है, अदर सोर्सेज। अगर आपको कंफ्यूजन हो जाए कोई इनकम इस हेड में आएगी नहीं आएगी, पहले उस इनकम को ट्राई कर लेना। अगर 4 हेड में आ गई तो आ गई, नहीं आई तो उसमें आएगी। उसके बाद उन्होंने एग्जाम्पल देके दिखाए हैं। ये नहीं कहा उन्होंने 56 में इनकम आएगी, उन्होंने कहा जैसे कि डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, कैजुअल इनकम, गिफ्ट, ये सब इस साइड में आते हैं। वो एग्जाम्पल है, और वो कितने भी हो सकते हैं, सारे नहीं है, 7-8 एग्जाम्पल है। 50 टाइप की और इनकम भी हो सकती है हेड में आएगी। तो बेसिक पार्ट ऊपर की जो लाइन है वो है, जो इनकम 4 हेड में नहीं आएगी वो इस हेड में आएगी। अब जरा रीड
देखो अब दोबारा रीड करते हैं। पहला सेंटेंस देखना इंपॉर्टेंट है। पहला सेंटेंस, इफ एनी इनकम कैन नॉट बी टैक्स्ड, क्राइटेरिया ये है, सच इनकम टैक्सेबल अदर सोर्सेज, सच इनकम मे बी, ये तो एग्जांपल है, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, कैजुअल इनकम, गिफ्ट, फैमिली पेंशन, पेमेंट अंडर की इंश्योरेंस पॉलिसी टू अ पर्सन नॉट एन एम्प्लॉय, इनकम फ्रॉम अर्निंग मटेरियल सोर्सेज फॉर फ्यूचर एडवांस मनी। और फिर देखो 9th पॉइंट में देखो क्या लिखा है, एनी अदर इनकम, और पता नहीं कितनी हो सकती है, नॉट टैक्सेबल फर्स्ट पर। अगर फर्स्ट फॉर एड स्पेसिफिकली ले जाएंगे तो इस साइड में वो नहीं आ सकता। तो फर्स्ट पॉइंट हमने ये क्लियर किया है, इस साइड में कौन सी इनकम आएगी। जो लिखी हुई है ना इनकम, उसमें से कुछ का मीनिंग आपको समझ में आएगा और कुछ का मीनिंग समझ में नहीं आएगा। जिसका समझ में नहीं आएगा वो अभी हम डिस्कस करेंगे, उन सब का मीनिंग अभी हम डिस्कस करेंगे। एक बार जस्ट आप रीड कर लो कि कौन कौन सी जनरल इनकम है जो इस साइड में आती है, एक बार वो रीड। ठीक है, सेक्शन 56 चार्जिंग सेक्शन अदर सोर्सेज का। किसी भी इनकम को पहले ट्राई करना फर्स्ट फॉर एड्स में, ना पाए तो इसमें ले आना। कितनी इनकम है पता नहीं कितनी है, 20, 30, 40, 50 पता नहीं कितनी है, ये पॉपुलर है। कुछ का मीनिंग समझ में आया, कुछ का नहीं है। जिनका नहीं आया अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले जरा सेकंड क्वेश्चन टेकअप करते हैं। डिस्कस द डिडक्शंस, मतलब एक्सपेंडिचर allowed under section 57 of the Income Tax Act in respect of income from other sources, while committing income under the other sources, expenses incurred in connection with earning of such income shall be allowed. जो भी आप अर्निंग करेंगे उससे कनेक्टेड कोई भी एक्सपेंस आपका है वो ऑफ कोर्स लेस हो जाएगा। हाउ इन केस ऑफ डिविडेंड इनकम और इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 23D और यूनिट्स ऑफ यूटीआई डिडक्शन shall be allowed only for the interest expenses, that too shall be restricted to 20% of such income. Mr. X has taken a loan of 10 lakh, paid interest of 1 lakh, and amount was invested in shares of a company and dividend received is 2 lakh. In this case, 1 lakh shall not be allowed to be deducted, rather amount allowed to deducted shall be 40,000. Income shall be considered 160. एक बार रीडिंग ले लीजिएगा फिर डिस्कस करते हैं। देखिए अब सेक्शन 57 में क्या लिखा है। देखिए 22 में क्या था, कौन सी इनकम आएगी। 23 से 27 में क्या था, कैसे कैलकुलेट करेंगे। 56 कौन सी इनकम आएगी, ये सेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। और इनमें मेन सेक्शन है 57, कैसे करेंगे। उससे जो भी आपका एक्सपेंडिचर है माइनस कर लो उस इनकम से कनेक्टेड। तो ये बात सोचो यहां क्यों नहीं कही, यहां भी तो कह सकते थे। जो भी आपका एक्सपेंडिचर है माइनस कर लो उस इनकम से कनेक्टेड। कौन सा एक्सपेंस है आप खुद ही समझदार हो। वो बात गवर्नमेंट यहाँ कह रही है, यहाँ नहीं कह रही, क्योंकि गवर्नमेंट से अदर सोर्सेज में इनकम होती है छोटी मोटी और उसमें एक्सपेंस इन जनरल होता ही नहीं है। मान लो इंटरेस्ट मुझे मिला, बताओ क्या एक्सपेंस है, कोई एक्सपेंस नहीं है। डिविडेंड मुझे मिला, कौन सा एक्सपेंस है, कोई एक्सपेंस नहीं है। कैजुअल इनकम एक्सपेंस लेस ही नहीं होता। गिफ्ट मिला, कौन सा एक्सपेंस है ही नहीं, तो उसे हम क्या बताएं। फिर भी कोई है लेस कर लो। जबकि यहाँ ये बात नहीं कह सकते। रेंट मिला 1 करोड़, रेंट मिला 50 लाख, कुछ भी लेस कर लो, सारा का सारा रिपेयर और मेंटेनेंस में लेस कर दो। उससे यहाँ ये बात कह दी हमने तो मुसीबत हो जाएगी अगर यहाँ कह दी। यहाँ इन जनरल इनकम होती नहीं है, होती है बहुत कम होती है, एक्सपेंस होते नहीं है, तो हम क्या करेंगे। छोटी मोटी बात है, देख लो ना अपने आप। तो दोनों में डिफरेंस है। व्हाट अबाउट बिजनेस प्रोफेशन 28, 29, 44 DB, क्या लगता है यहाँ पे क्या कहा होगा, इसकी तरह या इसकी तरह, अंदाजा लगाओ आप। हाउस प्रॉपर्टी की तरह, क्योंकि एक्सपेंस अर्निंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो सकती है, उनसे रिस्क हम नहीं लेंगे।
तो अदर सोर्सेज ऑफ बिजनेस में यही फ़र्क है, यहाँ एक एक एक्सपेंस करके बताया है, ये लेना, ये नहीं लेना, इतना लेना, इतना नहीं लेना, हर चीज़ में इंटरफेरेंस है, और यहाँ कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो बाई चांस कोई इनकम कन्फ्यूजन हो जाए, बिजनेस फंक्शन में आएगी, अदर सोर्स में आएगी, बाई चांस कन्फ्यूजन हो जाए, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इधर ले आओ इधर ले आओ, आंसर सेम ही आएगा। एक ऑथर ने बुक लिखी है, रॉयल्टी मिली है, बताओ कौन सा ऐड? एक ऑथर है, वो कह रहा है मेरा प्रोफेशन है बुक्स लिखना, रॉयल्टी मिली है, प्रोफेशन की इनकम है, ये भी ठीक है। एक ऑथर कह रहा है नहीं, मैं तो बेसिकली टीचर हूँ, एक ही बुक लिखी है, मैं तो कभी कभार लिख देता हूँ, अदर सोर्स में ले आओ। तो ये रॉयल्टी उधर भी आ सकती है, इधर भी आ सकती है, कोई खास बात नहीं, ठीक है। एक एग्जामिनर ने सीएस शूट के लिए पेपर की मार्किंग की है, तो कह रहा है मैं तो प्रोफेशनल हूँ, मार्किंग कर रहा हूँ पेपर की, तो मेरा तो प्रोफेशन है, बिजनेस फंक्शन में जाएगी। उसने कहा नहीं, मेरा प्रोफेशन तो कुछ हो रहा है, तो मैंने वैसे मार्किंग कर दी था, तो उसमें ले आओ, क्या फर्क पड़ेगा, कोई खास बात नहीं। तो इनकी ओवरलैपिंग है थोड़ी बहुत, बड़ी थिन लाइन ऑफ डिमार्केशन है, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले बता दिया फर्क क्या है, इसमें एक एक करके बता दिया, इसमें इन जनरल बता दिया, बात वही है। कैपिटल गेन में कैसे बताया होगा? ऐसे, ऐसे या ऐसे। हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस फंक्शन की तरह स्पेसिफिकली बताया, ये लेस करोगे, ये लेस नहीं करोगे, यहाँ भी अमाउंट बहुत बड़ा हो सकता है। बाकी सभी एड में लगभग ऐसे समझाया हुआ है। अदर सोर्सेज में गवर्नमेंट का क्या बताए, बताने के लिए कुछ है ही नहीं। फिर रिसेंटली एक अमेंडमेंट आ गया इसमें, गवर्नमेंट का नहीं है बताने के लिए, थोड़ा सा, सबके बारे में नहीं, डिविडेंड के बारे में और म्यूचुअल फंड की यूनिट से जो इनकम आ रही है उसमें, उसके अंदर अगर आपने लोन लिया था, उसका इंटरेस्ट है, जितनी टोटल इनकम है उसके 20% से ज़्यादा एडजस्ट नहीं करने देंगे। देखो इसमें हेरा फेरी क्या हो रही थी, हेरा फेरी ये हो रही थी कि 50 लाख रुपए का मैंने पैसा लगाया डिविडेंड में, शेयर्स में लगाया, डिविडेंड आए 10 लाख के जिस पे टैक्स देना है, तो मैंने झूठ बोल दिया कि जी मैंने लोन लिया था, जबकि मैंने हाउस प्रॉपर्टी बताया था। झूठ बोलना बड़ा मुश्किल है, उससे पूछ लेंगे, लेकिन फिर भी कुछ लोग मैनेज कर लेते हैं उल्टे सीधे तरीके से, और इस पर मैंने इंटरेस्ट दिया है 10 लाख का, 57 कह रहा, जो भी एक्सपेंस हो माइनस कर दो, कर दिया, माइनस इनकम इज निल। तो गवर्नमेंट ने कहा इतना फ्री हैंड भी नहीं देंगे हम, थोड़ा रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे, आप डिविडेंड या म्यूचुअल फंड की इनकम में और कोई एक्सपेंस माइनस नहीं कर सकते, सिर्फ इंटरेस्ट, वो भी हाईएस्ट पॉसिबल कितना, 20% ऑफ द इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एज डिविडेंड और दिस इनकम। और एक्सपेंस कौन से? जी मैंने 2 एम्प्लॉई भी रखे हुए थे, जी मैंने ऑफिस भी बना रखा है, जी मैं उसका रेंट भी देता था, उस ऑफिस में बैठ के मैं इन्वेस्टमेंट करता था, उसके सारे खर्चे भी मेरे लेस कर दो, तो वो लेस नहीं करने देंगे। देखो रीड करो। हमने डाउट से किए इतने पार्ट तक। इन जनरल गवर्नमेंट से इंटरफियर नहीं करेंगे, जो भी एक्सपेंस है जितना भी है माइनस कर लो, लेकिन लास्ट ईयर ये अमेंडमेंट आया था डिविडेंड को लेके और म्यूचुअल फंड की इनकम को लेके। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ डिविडेंड और इनकम, देखो मैं इसमें डिफरेंस देखो क्या है। हाउएवर इन केस ऑफ डिविडेंड इनकम और इनकम, ये क्या बात बनी, डिविडेंड इनकम और इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। वो कह रहे हैं या तो ये डिविडेंड इनकम हो या फिर इनकम हो। क्या मतलब बना इसका? यानी वो कह रहे हैं म्यूचुअल फंड के केस में कोई भी इनकम हो, और अगर डिविडेंड इनकम है फिर तो कोई बात ही नहीं है। यानी म्यूचुअल फंड के यूनिट से इंटरेस्ट भी मिलता है और कई बार डिविडेंड भी मिलता है। यानी म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट और डिविडेंड दोनों मिला लिया जाएगा, और शेयर्स के केस में खाली डिविडेंड होगा। म्यूचुअल फंड की यूनिट्स पे इंटरेस्ट भी मिलता है, और कुछ अलग टाइप के यूनिट्स होते हैं उस पर डिविडेंड भी मिलता है। तो जब भी म्यूचुअल फंड आएगा आप वर्ड नोट करना, वहाँ पे वर्ड इनकम लिखा होगा। ये 2 टाइप की इनकम होती है, इंटरेस्ट और डिविडेंड, फिर दोनों का वर्ड है।
और शेयर से कभी इंटरेस्ट मिलता नहीं है, शेयर में तो हमेशा डिविडेंड इनकम होती है। तो जब हम डिविडेंड इनकम कह रहे हैं बेसिकली वी आर टॉकिंग ऑफ शेयर्स, और जब हम इनकम कह रहे हैं म्यूचुअल फंड की वी आर टॉकिंग ऑफ बोथ डिविडेंड एज वेल एज इंटरेस्ट। देखो रीड करके, हाँ जी। अब पहले डाउट्स इतने पार्ट तक किसी को, जितना पार्ट मैंने बोला या पिछली क्लासेस का पार्ट, किसी को कोई डाउट बोलिए इतने पार्ट तक। अब देखिए इसके आगे, पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, फिर वापस आएंगे। राइट ए नोट ऑन फैमिली पेंशन। रेगुलर पेमेंट्स गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ फैमिली पेंशन इज कॉल्ड पेंशन। इट इज टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी एंड स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अलाउड अंडर सेक्शन 16(1)(a). Mr. S retired from ABC Limited getting pension of 40,000 per month. In this case, taxable amount under the salary shall be 40,000 into 12 minus 50,000. After the death of the employee, employer may pay some pension to the family members of the employee. It is called family pension. It is taxable under the other sources, but as per section 57, reduction is allowed equal to 1/3 of such pension, but maximum 15,000. Mrs. X getting family pension of 5,000 per month. In this case, taxable amount shall be 5,000 to 12 minus 1/3 of 60 or 15, whichever is less. The taxable amount shall be 45,000. If family pension 3,000 per month, taxable amount shall be this much. एक बार रीड करिए फिर डिस्कस करिए। देखिए, एक एम्प्लॉई है, सैलरी है 50,000 रुपये पर मंथ। बताइए कौन से हेड में टैक्स करेंगे आप? सैलरी, कोई डाउट नहीं। रिटायर हो गया, पेंशन मिलनी स्टार्ट होगी 30,000 पर मंथ, कौन से हेड में? सैलरी। चाहे पेमेंट करंट एम्प्लॉयर से मिले चाहे फॉर्मर एम्प्लॉयर से मिले, यानी केस जाएगी कौन सा हेड में? सैलरी में। पेमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयर वेदर करंट और फॉर्मर डू नॉट मैटर टैक्सेबल सैलरी हेड। अब इस एम्प्लॉय की डेथ हो गई, तो एक जनरल ट्रेडिशन है एम्प्लॉय की डेथ के बाद उसकी स्पाउस को भी कुछ पेंशन मिलती है। अमाउंट बहुत कम होगा, मे बी 5,000, 7,000, 8,000। दिस इज कॉल्ड फैमिली पेंशन। इसका हेड कौन सा आएगा? ये अदर सोर्स मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि ना तो ये एम्प्लॉयर से मिल रही ना फॉर्मर एम्प्लॉयर से। एम्प्लॉयर तो उसका हस्बैंड था, एम्प्लॉय तो उसका हस्बैंड था। इसलिए गवर्नमेंट से अगर हम ट्राई भी करें, हम सैलरी हेड में नहीं ला सकते, हमारी मजबूरी है, इसलिए आपको जाना पड़ेगा अदर सोर्सेज में। तो पर्सन ने कहा अगर आप इसे सैलरी हेड में ले आते तो मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता 16(1)(a) का 50,000, करेक्ट और नॉट? मिल जाता। तो एक तो मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, अर्निंग मेरी कम कर दी, ऊपर से मेरा स्टैंडर्ड डिडक्शन बंद कर दिया। कितना गलत किया? तो बोलने का डोंट वरी, हम आपको भी स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देंगे, सेक्शन 57 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दो, लेकिन कितना? 1/3 ऑफ ग्रॉस पेंशन और 15,000 विच एवर इज लेस। बेसिकली तो कोई एक्सपेंडिचर होता नहीं है फैमिली पेंशन रिसीव की। एक्सपेंडिचर किस बात का? पर्सनल बिल से मुझे जाना पड़ता है पेंशन लेने के लिए, मुझे आना पड़ता है, मुझे लाइन में लगना पड़ता है, मुझे फॉर्म भरने पड़ते हैं, मुझे परेशानी होती है, मेरा पैसा खर्च होता है बिना मतलब के। तो गवर्नमेंट का ले लो 15,000 रुपये ले लो आप, क्योंकि पेंशन वाले को उसके अकाउंट में पेंशन आ जाएगी, घर बैठे बैठे निकाल लो। लेकिन वो कहेगा जी मुझे पता नहीं ऑनलाइन सिस्टम क्या होता है, मैं तो खुद ही निकाल के लाता हूँ। जब जरूरत पड़ती है 1,000 रुपये की तो जाता हूँ, फिर 1,000 की फिर मैं तो महीने में 15 चक्कर लगाता हूँ। तो कोई बात नहीं, आप भी ले लो डिडक्शन 1/3 और 15,000। देखो इलस्ट्रेशन देखिए, इलस्ट्रेशन 1। Mrs. S getting family pension 7,000 per month. She has also dividend income, domestic company 31,000. She has long term capital gain 112 3 lakh. Compute tax. Other sources में पेंशन 84, 15,000 का डिडक्शन 69, डिविडेंड इनकम 31, अदर सोर्सेज की इनकम 1 लाख, 112 4 लाख, डिडक्शन कोई नहीं, टोटल इनकम 4 लाख। देन कंप्यूटेशन ऑफ
टैक्स लायबिलिटी 3 लाख माइनस 150 माइनस 1 लाख 5,000। 1 लाख की नॉर्मल इनकम है, स्लैब रेट पे टैक्स निल, और HEC 112A वाले से मिलता नहीं है, तो ये आ जाएगा टैक्स। देखिए, एक बात हमने गिफ्ट वाले पार्ट में डिस्कस की थी। मेरे फ्रेंड ने मुझे 2 लाख का कैश गिफ्ट दिया, टैक्सेबल के एग्जम्प्ट, टैक्सेबल। मेरी कोई और इनकम नहीं है, हाउ मच इट टैक्स, और मेरी कोई इनकम नहीं है, मेरा टैक्स इतना बनेगा, निल। तो मैंने कहा था टैक्सेबल होना अलग बात है, टैक्स होना अलग बात है। टैक्सेबल का मतलब ये नहीं टैक्स होगा, टैक्सेबल है लेकिन टैक्स नहीं है। तो ऐसे फैमिली पेंशन वाले में भी है, ये डिडक्शन इन जनरल किसी काम का नहीं। मान लो डिडक्शन ना दे और पेंशन है मान लो 5,000 रुपये पर मंथ, तो भी टैक्स निल है, 10,000 रुपये पर मंथ तो भी निल है, 20,000 रुपये पर मंथ तो भी निल है, बहुत हाई है तब जाके टैक्स बनेगा या रिडक्शन का बेनिफिट होगा। तो इन जनरल ऐसे लोगों का टैक्स बनता ही नहीं है, तो फिर भी इसका रिडक्शन दिया होगा। ठीक है, डाउट देख लीजिए इतने पार्ट तक, यहाँ तक के पार्ट तक पहले किसी को डाउट, आगे देखिएगा। अच्छा, पेंशन एक पर्सन को कब तक मिलती है? जैसे 60 की एज में रिटायर हुआ तो पेंशन 10 साल मिलेगी या 15 या 20, जब तक वो अलाइव है। वो 2 साल अलाइव रहे, वो 20 साल अलाइव रहे। मिसिस एक्स को फैमिली पेंशन स्टार्ट होगी, ये कब तक मिलेगी? जब तक शी इज अलाइव। अगर इसकी डेथ हो जाती है और चिल्ड्रन की एज, चिल्ड्रन जो है मेजर नहीं है, माइनर है, तो पेंशन माइनर को मिलेगी। जो एल्डेस्ट माइनर है उसको मिलेगी। वो जब 25 की एज क्रॉस करेगा तब उसके यंगर को मिलेगी। जब सब 25 क्रॉस कर जाएंगे तब ये पेंशन बंद हो जाएगी। तो एम्प्लॉयर बहुत बड़ा प्रोटेक्शन देता है एम्प्लॉइज़ को, लेकिन पेंशन का सिस्टम आज की डेट में लगभग ख़त्म हो गया है। सिर्फ गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज़ को पेंशन दे रही है। इन जनरल सब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं एम्प्लॉयर, और पेंशन इन जनरल नहीं होती है। लेकिन हम इसकी बहुत डिटेल में बात करेंगे पेंशन की सैलरी के चैप्टर में। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पेंशन एंड प्रोविडेंट फंड विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल अंडर द हेड सैलरी। ठीक है, यहाँ तक कोई और डाउट नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। राइट ए नोट ऑन टैक्सेबल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑफ द गवर्नमेंट एज पर सेक्शन 145B इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑफ द गवर्नमेंट or other similar agency in connection with compensation of land building shall be taxed in the year in which it has been received. It will be taxable under the other sources. However, as per section 57, deduction shall be allowed at a rate of 50% of such interest. For example, government has acquired one land of Mr. X in the Noida in the year 13, and payment was given by the government in the year 2023. Also paid interest of 1 lakh. In this case, tax amount shall be 1 lakh into 50,000, 50,000. चलो इतना पार्ट रीड कर लीजिएगा। देखिए अब ये पार्ट क्या है। अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था। आप बताइए, इनकम टैक्स एक्ट में बुक्स बनाना कंपलसरी है या नहीं? पहले भी डिस्कस कर चुके हम। कंपलसरी है या नहीं है? कोई एक स्टूडेंट मुझे रिप्लाई दे दे। इसमें स्टेटमेंट बनाई जाती है और एक स्टूडेंट बताओ खड़ा होकर लाउडली। बिजनेस पैशन को छोड़ के बाकी सब में कंपलसरी है, या बाकी सबको छोड़ के बिजनेस पैशन में कंपलसरी है? बाकी सब में कंपलसरी नहीं है और बिजनेस पैशन में कंपलसरी है। ये कह रहे हैं बुक्स बनाना पड़ेगा सिर्फ बिजनेस पैशन ऐड में, और किसी ऐड में बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, ऐसा ही है या नहीं है? कितने स्टूडेंट इस बात से सहमत है? यस, ये बात किसने बताई थी आपको? मैंने। ठीक है, लेकिन अब मैं इसमें करेक्शन करूंगा, मतलब इसको इम्प्रूव करूंगा। गवर्नमेंट ने कहा बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन बहुत होती है, बुक्स की जरूरत है, लेकिन ये बात अदर सोर्स ऐड में भी लिखी हुई है जहां बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
तो प्रैक्टिकली बिजनेस प्रोफेशन में ही बनती है, वही जरूरी है, वही लिखा हुआ है, लेकिन लिखा अदर सोर्सेज का भी हुआ है जहाँ पे कि बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यानी अब आप राइट स्टेटमेंट क्या देंगे कि बुक्स आर कंपल्सरी अंडर दैट बिजनेस प्रोफेशन एज वेल एज अंडर दैट अदर सोर्सेज, जबकि जरूरत नहीं है, बनाता कोई नहीं है, फिर भी एज पर लॉ बनानी है। ये बात कौन से सेक्शन में लिखी है? सेक्शन 145। This section is mentioning clearly under that business profession as well as under that other sources books are required, जबकि अदर सोर्सेज में कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है लिखने के लिए। तो हम बेसिकली बात करते हैं बिजनेस प्रोफेशन की, लेकिन इसमें भी है। अब दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, बुक्स कैसी बनानी है, कैश या मर्केंटाइल? तो 3 हेड में तो ये बात आएगी नहीं, जब बुक्स ही नहीं बनानी तो कैश मर्केंटाइल क्या, 2 हेड में बात आएगी, बिजनेस प्रोफेशन में और अदर सोर्सेज में। बुक्स बनानी है सेक्शन 145 बेसिक लॉ, हमेशा याद करके रखना है। इंटरव्यू में कोई भी पूछ लेगा बुक्स बनानी है नहीं बनानी, तो आप कहना सर 3 हेड में नहीं बनानी, 2 में बनानी है। कहाँ लिखा है? सेक्शन 145। अब ये कौन से वाली बनानी है? 1 स्टूडेंट कौन बताएगा? मर्केंटाइल बनानी है, जहाँ पर भी बनानी है बिजनेस प्रोफेशन और अदर सोर्सेज। मर्केंटाइल या कैश, ये बात पहले डिटेल में क्लास में डिस्कस हो चुकी है। एक स्टूडेंट खड़ा होकर बताए। ये है बेसिक लॉ जो आपको याद करके रखना है। तो कौन स्टूडेंट बताएगा? एक स्टूडेंट कोई बताए कि क्या डिस्कस हुआ था, मर्केंटाइल या कैश? क्या मैंने कहा था क्लास में मर्केंटाइल बनानी है? बिल्कुल भी नहीं। ये आप लोगों ने कहा था अकाउंट्स के अंदर बनानी है। फिर मैंने पूछा था अकाउंट्स में कहाँ लिखा हुआ है, तो एक स्टूडेंट ने रिप्लाई दिया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। किसने रिप्लाई दिया था? वो AS1 में किसने रिप्लाई दिया था? वो स्टूडेंट आज आया नहीं होगा, रिप्लाई दिया था एक स्टूडेंट ने। फिर मैंने पूछा था उसमें लिखा हुआ है या उसके एजम्पशन है? उसके एजम्पशन है कि अगर अकाउंटेंसी का AS1 क्या कह रहा है, अगर आप साइलेंट हो तो हम अज्यूम करेंगे बुक्स आर ऑन द बेसिस ऑफ मर्केंटाइल सिस्टम। तो ये नहीं लिखा हुआ मर्केंटाइल। अगर मर्केंटाइल ही होता तो आप बताओ आपने रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट क्यों बनाया? बनाए होंगे आपने, NPO में भी बनाया होगा रिसिप्ट, उसमें तो हमेशा रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनता है। और तो फिर वो तो उसकी जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट पेडल बना देते। तो वो ऑप्शन है यहाँ। 145 कह रहा है आपकी मर्जी। फिर ध्यान करो इसके आगे मैंने बताया था, लेकिन एक बार जो अडॉप्ट कर लिया बदलने नहीं देंगे। बदलना है तो इनकम टैक्स ऑफिसर की परमिशन के साथ। याद आ रहा है ये सारी बातें होती। तो सारा पार्ट यहाँ भी है, इसके आगे हम पार्ट ऐड करेंगे। इतना पार्ट तो है, इसके आगे ऐड करेंगे। इसके आगे सेक्शन आ रहा है 145B, जो कि मैं अभी आपको रीड करवाया। अब मैं बताता हूँ ये पार्ट क्या है। 145B देखिए, मेरी लैंड को गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया 17/2011 को, जो मैंने 10 लाख में खरीदी थी। 17/22 में जाके गवर्नमेंट ने पेमेंट किया 50 लाख रुपए का। इतने टाइम के बाद मैंने कहा ये क्या बात बनी भाई, एक्वायर कब की, पेमेंट कब? तो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट ले लो। मैं ठीक है इंटरेस्ट दो। 50 लाख का मुझे इंटरेस्ट दिया है, लेट्स सी कोई अमाउंट लिख देता हूँ 8 लाख रुपए। ये इंटरेस्ट बताओ कौन से ईयर में टैक्स होगा? अदर सोर्सेज में। कौन से ईयर में टैक्स होगा? ये तो 11-12 से लेके यहाँ तक है। क्योंकि अदर सोर्सेज है, पर्सन कह रहा है बुक्स हैव बीन मेंटेन्ड बाय मी ऑन द बेसिस ऑफ मर्केंटाइल सिस्टम अकाउंटिंग। इस 8 लाख का बाइफिकेशन करो, जितना 11-12 का वहाँ दूंगा, फिर 12-13 में दूंगा, फिर इसमें दूंगा, फिर इसमें दूंगा, फिर इसमें दूंगा। तो गवर्नमेंट से दोगे कैसे? रिटर्न तो तुम सारी भर चुके हो, अब कैसे दोगे? उससे कहा रिवाइज रिटर्न फाइल करूंगा, रिवाइज रिटर्न का टाइम भी निकल चुका है। तो उसने कहा फिर मैं नहीं दूंगा, बात खत्म। तुमने नहीं कैसे दोगे? तो उनका आप बताओ वे आउट क्या है? गवर्नमेंट ने कहा हम लॉ को बदल देते हैं, 145 खत्म, इसके ऊपर 145B तुम्हारे लिए। जब कभी ऐसा होगा तो इंटरेस्ट जो है वो रिसिप्ट बेस पे टैक्स होगा। जिस साल में आपको मिला उसकी इनकम माना जाएगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ बुक्स मेंटेन्ड बाय यू। तो 145B 145 का एक्सेप्शन है। जब कभी गवर्नमेंट लैंड बिल्डिंग को एक्वायर करेगी, पेमेंट लेट करेगी,
पेमेंट लेट पे इंटरेस्ट आएगा, वो इंटरेस्ट मर्केंटाइल सिस्टम पर कभी टैक्स नहीं होगा, 145 लगेगा ही नहीं, वो उस ईयर में टैक्स होगा जिस साल में आपको मिला है। उसने कहा इसमें प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट ने कहा क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने कहा 11-12 में मेरी कोई इनकम नहीं थी, अगर ये 2.5 लाख रुपए तक का भी इंटरेस्ट हो 11-12 का तो मेरा तो टैक्स ही नहीं बनता, और इस साल एक तो मेरे कैपिटल गेन आ जाएंगे इतने सारे, ऊपर से ये इंटरेस्ट इतना हैवी टैक्स बन जाएगा मेरा, तो अलग अलग सालों में टैक्स करेंगे तो कम टैक्स बनेगा। गवर्नमेंट का बताओ इसका क्या करें। तो जहां पर किसी बात का एग्जैक्ट हल ना निकले तो वे आउट क्या है, शॉर्टकट लगाओ। शॉर्टकट क्या लगा दिया, टैक्स तो इसी में होगा, चलो आधा तुम्हारा माफ, सेक्शन 57 में लिख दिया जितना इंटरेस्ट मिलेगा 50% का रिडक्शन दे दिया जाएगा और बैलेंस टैक्स होगा, तो उसे ये लोग कर दिया एडजस्ट। बस ये यहाँ लिखा हुआ है, इस इंटरेस्ट में से सेक्शन 57 में 50% छोड़ देना। देखो रीड करके बाद हाँ भी बताइए डाउट्स यहाँ तक। 145 सेक्शन में क्या है, बुक्स बनानी है 2 हेड में, एक बिजनेस एक अदर सोर्सेज, तो ये सेक्शन दिया हुआ है, मैं आपको रीड भी करवा देता हूँ, बुक में दिया हुआ है, ये रीड करवा देता हूँ साथ साथ। पेज नंबर 322 के बॉटम पर क्वेश्चन 10, के बॉटम पर क्वेश्चन 10, राइट ए नोट ऑन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। 145 सेक्शन, ए पर्सन नॉट रिक्वायर्ड to maintain any books of account under that salary or house property or capital gain and income has to be included as per the procedure given the relevant head। तो जब बुक्स नहीं है तो इनकम कैसे निकालें, मुझसे वो हमने एक्ट में बता रखा है, आप एक्ट को पढ़िए, उसमें प्रोसीजर है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड अंडर बिजनेस एंड अंडर अदर सोर्सेज and assessee has the option to maintain books of account either on basis of mercantile system of accounting or on cash basis, any system of accounting once adopted, बस एक बार अडॉप्ट कर लिया, has to be followed consistently, how it can be changed with the permission of the assessing officer। Mr. X deposited 10 lakh in ABC immediate 10% per annum and interest income is due on yearly basis on 31st March every year। Interest income which was due on 31st March 23 was received on 1st February 23। In this case, if the assessee maintains books on the mercantile system of accounting, income is taxable in the previous year 2023 and if books are maintained cash basis, income taxable in the previous year 23-24। यानी इस एग्जाम्पल में इम्प्लीकेशंस भी पता लग रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, बुक्स ऐसे हो ऐसे हो। देखो रीड करके, देखिए मैंने एक कंपनी में ना डिपॉजिट दिया है 50 लाख रुपए का, 1422, 10% पर एनम के रेट पर इंटरेस्ट मिलेगा। कंपनी सेज आपको एनुअल मिलेगा, हर साल के एंड में आपका इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा। कुछ कंपनी क्वार्टरली बेस पे ड्यू करती हैं, कुछ हाफ ईयरली, कुछ ईयरली, डिपेंड्स ऑन दी कंपनी। ठीक है, ड्यू हो जाएगा। ड्यू का मतलब क्या हम आपको दे देंगे? नहीं, यू कैन डिमांड, देंगे नहीं देंगे बात की बात है, यू कैन डिमांड। डिमांड एज ए लीगल राइट, ना दे तो कोर्ट में भी ले जा सकते हो। तो ये ड्यू हो गया है और मेरी बुक्स मर्केंटाइल पे है, वो मुझे पे करे ना करे ये टैक्स हो जाएगी। तो ये ड्यू हो गया, ड्यू बेस पे टैक्सेबल है। बुक्स कैश बेस पे है, पेमेंट उन्होंने मुझे किया 10 अप्रैल को, तो ये अगले साल में जाके टैक्स होगा, प्रीवियस ईयर 23-24 में। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अपने क्लाइंट को क्या सजेस्ट करोगे, कौन से बुक्स बना दो? बुक्स ऑन कैश बेसिस। लेकिन इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो कि मैंने किसी को पैसा देना है और 22-23 में ये पैसा ड्यू हो गया, जो मैंने देना है 50 लाख रुपए, लेकिन मैंने दिया उसे अगले साल में 10 अप्रैल को, तो इस साल में मैं पेमेंट में डेबिट नहीं कर सकता।
लेकिन अगर मर्केंटाइल होता तो बिना पेमेंट के डेबिट कर देता। तो यानी क्लाइंट टू क्लाइंट डिफर करेगा, किसी क्लाइंट के ये केस ज़्यादा है तो कैश बेस अच्छा है, और ये केस ज़्यादा है तो मर्केंटाइल बेस अच्छा है। तो यानी उस क्लाइंट की पूरी हिस्ट्री पूछनी पड़ेगी। ये वो टैबलेट नहीं है जो किसी को भी दे दो, पर्सन टू पर्सन डिफर करेगी। तो ये एडवाइस क्लाइंट को बिठा करके आराम से पूरी बातें पूछी जाएंगी। आप क्या करते हो, कैसे पेमेंट करते हो, कैसे पेमेंट रिसीव करते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, सारी कहानी डिस्कस करके फिर आपको कंक्लूड करना है। आपके लिए बेस्ट ये वाला रहेगा, ठीक है। तो ये मर्केंटाइल या कैश पेट सॉल्यूशन नहीं है, पर्सन टू पर्सन डिफर कर जाएगा, ठीक है। अब देखो रीड करके इसको। हाँ जी, पहले डाउट्स यहाँ तक, इतने पार्ट तक पहले किसी डाउट। जनरल है 145, स्पेशल है 145B। तो बीच वाला कहाँ गया, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। इसमें ये है जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे, मार्केट वैल्यू और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस। लेकिन ये वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इनकम टैक्स का सिलेबस में नहीं है, 145B में वैल्यूएशन दे रखा है, ठीक है। अब आप वापिस आओ 145B पर, पेज नंबर 315 पर। अब इसको दोबारा से रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ए नोट ऑन taxable interest received on payment of compensation from government as per section 145B. Interest received on payment of compensation from the government or other similar agency in connection with compulsory acquisition of land or building shall be taxable in the year in which it has been received, and it will be taxable under the other sources. However, as per section 57, deduction allowed 50%, special case 50% less करेंगे। Government acquired one land of Mr. X in Noida in 13. Payment was given by government in the year 2023. Interest paid 1 lakh, taxable amount 50,000। इसी तरह से आगे एग्जाम्पल हो रहा है, ये भी एक बार देख लो आप, इलस्ट्रेशन 2, ये भी एक बार रीड कर लो। अभी डाउट्स देखिए यहाँ तक। जब कोई वे आउट ना निकले तो समझदार पर्सन कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, और जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा वो परेशान हो जाएगा। यहाँ पे गवर्नमेंट कहते हैं हम नहीं मानते, हमारा तो 145 रहेगा। पर्सन कह रहा बताओ 145 कैसे रहेगा। अब मैं रिटर्न भर चुका हूँ, दोबारा रिटर्न भरूँ मैं, फिर आप रिटर्न चेक कर चुके, आप दोबारा चेक करोगे। तो हर चीज़ का दुनिया में सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो कॉम्प्रोमाइज़ भी कोई चीज़ है, जहाँ बस ना चले कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। जो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं लोग लाइफ में वो खुश रहते हैं, तो जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते वो फिर परेशानी होते रहते हैं। भाई सॉल्यूशन है नहीं तो क्या करोगे, कॉम्प्रोमाइज़ करो, ठीक है। तो ये मैसेज दे रहा है सेक्शन 145B, जिसको डाउट है देखो इस बार। अब जहाँ से हमने छोड़ा था वापस आ जाओ पेज 314 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पूरा नहीं किया था ना, उसके आगे देखो, अमाउंट नॉट डिडक्टिबल सेक्शन 58 कह रहा है कैजुअल इनकम से कुछ भी माइनस नहीं करना। सेक्शन 57 में जो मर्जी लिखा हो, while computing income any personal expense shall not be allowed deducted, also in case of capital expenditure only deduction shall be allowed. As per section 58(4) no deduction to expenditure allowance shall be allowed in computing the income by way of any winnings from lotteries, crossword puzzles, races including horse races, card games,
and other games of any sort or from gambling or betting of any form or nature whatsoever. कैजुअल इनकम की कैलकुलेट करते कुछ भी लेस नहीं करना, और बाकी जब और इनकम कैलकुलेट करोगे तो लेस करना, लेकिन पर्सनल एक्सपेंस लेस नहीं करना, और कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेप्रिसिएशन लेस करना. Mr. Expense lottery ticket 10,000 had a winning of 1 lakh. In this case, income shall be considered to be 1 lakh. Expenditure 10,000 shall not be allowed. चलिए देखो रीड करके, यहाँ तक का पार्ट रीड कर लो एक बार, एक रीडिंग और ले लीजिए. Profits chargeable to tax, section 59. If the assessee has claimed any expenditure while committing income and subsequently is recovered the same amount, the amount so recovered shall be considered to be income of the year in which the amount has been recovered. Mr. X received a check of 1 lakh being interest from Visa Limited. Check was deposited in the bank account. Bank has deducted 1,000 being collection charge. His income was considered to be 99,000. In the next year, bank has refunded 500 being excess charges collected. In this case, rupees 500 shall be considered to be income of the year in which amount has been received. देखिए इसका मतलब क्या है. देखिए मैंने कंपनी को डिपॉजिट दिया, एबीसी लिमिटेड को 10 लाख का डिपॉजिट दिया, साल के एंड में मुझे इंटरेस्ट मिला 1 लाख का. तो पहले बताओ कंपनीज को डिपॉजिट दे सकते हैं या कंपनी डिपॉजिट ले सकती है? कंपनी डिपॉजिट ले सकती है. तो कोई एक स्टूडेंट मुझे बताइए ये बात कहाँ लिखी हुई है? कंपनीज एक्ट में बेसिक सेक्शन, एक स्टूडेंट बताओ. 73 to 77A. अच्छा, उसमें क्या लिखा हुआ है? रेस्ट्रिक्शन के साथ, ठीक है ना, वरना तो फिर वो बैंकिंग कंपनी बन जाएगी. रेस्ट्रिक्शन क्या है? गवर्नमेंट से हमें डर है कहीं पैसा लेके पब्लिक का भाग ना जाओ, तो यानी ले सकते हैं थोड़ी रेस्ट्रिक्शन के साथ. इनका इंटरेस्ट बैंक से कम होता है कि ज़्यादा? उतना ही होता है. हाँ जी बताओ, सेम होता है, कम होता है कि ज़्यादा होता है? एक स्टूडेंट बताओ. सारे बोलोगे तो फिर समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं. एक स्टूडेंट बताओ. हाँ जी बताओ. ज़्यादा होता है. ज़्यादा क्यों होता है? देखो बैंक देता है 7, ये भी 7 देंगे तो पब्लिक इनको क्यों देगी? बैंक को ना दे देगी, जब मर्जी निकलवा लाओ. इनका तो सर्टेन टाइम पीरियड का होगा, कंपनी का ऑफिस पता नहीं कहाँ होगा, कितनी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी, तो ये उनसे अच्छा खासा ज़्यादा देते हैं. अच्छा खासा डिफरेंस होता है, और इसी लालच में लोग इनको डिपॉजिट देते हैं. इसी लालच में देते हैं, अरे 7%, 11%, ये ठीक है भाई. ये नहीं पता वापस आएगा नहीं आएगा, क्योंकि बैंक के बारे में तो फिर भी जनरल लोगों को पता है, ICICI बैंक है, एबीसी लिमिटेड कोई नई कंपनी, पता ही कुछ नहीं. एनीवे, अब उसके बाद मैंने डिपॉजिट दे दिया, इन्होंने 1 लाख का इंटरेस्ट का चेक मुझे भेज दिया. वो 1 लाख का चेक मैंने अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया. तो बैंक मेरे अकाउंट में पूरा 1 लाख रुपया डालेगा या कुछ डिडक्ट कर लेगा? कितना समय लगता है डिडक्ट कर लेगा? कितना समय लगता है पूरा पैसा आएगा? ऐसा कोई स्टूडेंट जिसने चेक डिपॉजिट किया हो और जो पहले कहते थे डिडक्ट कर लेगा, और जिसका पैसा डिडक्ट हुआ हो, रेज हैंड. कोई ऐसा स्टूडेंट जिन्होंने आज तक कोई भी चेक जमा किया हो, उसमें से 1 रुपया भी कटा हो, रेज हैंड. नहीं घटेगा, पूरा पैसा आएगा. अगर वो लोकल चेक है, अगर वो आउट स्टेशन है तो कलेक्शन चार्ज बैंक लेगा. जैसे मान लो मैंने ICICI बैंक में चेक जमा किया, स्टेट बैंक दिल्ली का ही है, लोकल है, तो नहीं कटेगा. और वो स्टेट बैंक मुंबई का है, तब कुछ पैसा कट जाएगा. वो कहेंगे जी चेक वहाँ से पैसा कलेक्ट करना पड़ेगा, हमारा भी तो खर्चा है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस तो देने पड़ेंगे. छोटा मोटा अमाउंट कट सकता है. तो लेट्स सी, आउट स्टेशन चेक था, 1,000 रुपये हमारा कट गया, 99,000 अकाउंट में आया, तो हमारी इनकम कितनी मानी जाएगी? 1 लाख के 99,000. 99,000. कौन सा सेक्शन परमिट कर रहा है 1,000 रुपये लेस करने का? सेक्शन 57. अभी हमने बात की थी जो भी एक्सपेंस है इससे लेस कर लो. ये बात तो हुआ जो हमने डिस्कस की हुई थी. 2 साल के बाद क्या हुआ? बैंक का लेटर मेरे पास आया
कि जी हमने गलती से 1000 रुपया काट लिया, 500 रुपये काटना था, 500 रुपये अपने वापस ले लो। 2 साल बाद लेटर आया 24-25 में। तो 59 सेक्शन इसको डील कर रहा है कि इसका क्या किया जाएगा। ये पार्ट हमने रीड किया है, तो उसे से आपकी इनकम मान ली जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस तो 500 रुपये था, तो आपकी इनकम यहाँ पे कितनी आनी चाहिए थी? 99,500। आपकी कितनी आई? 99 और 500 रुपये मिल गए, तो ठीक तो हो गया। यानी कोई भी एक अमाउंट जो आपने कभी भी क्लेम किया है एक्सपेंस, अगर वो वापस मिल गया तो वो आपकी उस साल की इनकम मान ली जाएगी जिस साल में पैसा आपको मिला है। बस ये लिखा हुआ है सेक्शन 59 में, और कुछ नहीं, आप रीड करके देखिए। हर भी आप डाउट्स बोलिए इतने पार्ट तक, यहां तक के पार्ट में किसी डाउट? अब आप प्रैक्टिकली बताइए क्या ऐसा होगा, क्या ऐसा हो सकता है? चलो पकड़ में आ गया, तो हमने कम थोड़ा लिया है, ज़्यादा ही तो लिया है। तो ज़्यादा लिया है बात ख़त्म करो, या ज़्यादा लिया है पैसा वापस करो? ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। ज़्यादा ले लिया अच्छी बात है, बात ख़त्म करो, या वापस करें? कितने स्टूडेंट हैं जिनको लगता है हमारे हिसाब से होना चाहिए भी ज़्यादा ले लिया बात ख़त्म करो? 1 2 3 4। और कितने स्टूडेंट हैं जिनको लगता है पैसा वापस करो? करीब 15-20। अब देखो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं बताता हूँ आपको। और ये आपके अपने केस में काम आएगा। आप भी कभी ना कभी बिजनेस या प्रोफेशन करोगे, और ऐसा केस होगा किसी क्लाइंट से आपने 5-10 रुपये, 100, 200, 1000, 2000 ज़्यादा लिए हो। देखो क्या फ़र्क पड़ता है। जब आप 500 रुपये वापस करोगे, ये बंदा आपकी मार्केट में 50 लाख की गुडविल बना देगा। एक एक बंदे को बिना पूछे बता के आएगा। देखो कितने ईमानदार लोग हैं। 500 रुपये वापस ले लिए थे, 2 साल बाद मुझे वापस किया है। आपको 500 रुपये आपने वापस करके 50 लाख की फ्री की गुडविल बना ली। और अगर आपने वापस नहीं किए और इसने खुद ने चेक कर लिया और इसको लगा 500 ज़्यादा, और इसने लेटर भेजा 2 साल के बाद कि मेरे 500 रुपये ज़्यादा है, और लड़के लिए, तो फिर उतना ही आपको बदनाम करेगा पूरी मार्केट के अंदर कि देखो ज़्यादा लेते हैं। तो दिस शोज़ द ऑनेस्टी ऑफ ए पर्सन। वो 500 रुपये वापस करने वाला वो ऑनेस्ट पर्सन है। बिजनेस हो या प्रोफेशन हो, लोग कहते हैं डिसऑनेस्टी से चलता है, रियलिटी है ऑनेस्टी से चलता है। डिसऑनेस्टी वाला 2-4 सालों में बिजनेस आया और गया, और ऑनेस्टी वाला चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, 1 जनरेशन अदर जनरेशन अदर जनरेशन अदर, वो कभी नहीं रुकेगा। तो आपका भी लाइफ में प्रिंसिपल ये हो, किसी का 1 रुपया भी नहीं रखना, उसका पूरा वापस करना है। और बैंक हमेशा वापस करता है, क्योंकि बैंक मनी में डील करता है, और मनी में डील कर रहे हो और मनी में ही गड़बड़ कर रहे हो तो आपकी रेपुटेशन पूरी मार्केट में जाएगी। अब ये पकड़ में कैसे आएगा? कौन पकड़ेगा इसको? ऑडिटर्स, है ना। देखो ऑडिटर 2 टाइप के हैं, एक इंटरनल वाले और एक स्टैट्यूटरी। जो स्टैट्यूटरी है वो तो भाई इनकम टैक्स एक्ट का 4 ये भी कह रहा है ऑडिट करवाओ, वो तो अपना फॉर्म 3 CD भर के चलते बनेंगे। उनको तो इसके कॉलम भरने हैं, उनको कोई ज़्यादा मतलब नहीं है ना, उनके पास इतना टाइम है ना, बैंक उनको इतना पेमेंट करेगा। वो तो आएंगे 5 दिन 7 दिन 8 दिन, एक ब्रांच में मैक्सिमम 1 हफ्ता है, बड़ी ब्रांच है 10 दिन लगा लो, और बड़ी है 15 दिन लगा लो। दे हैव टू गो वेरी फास्ट। लेकिन उससे पहले इंटरनल ऑडिटर, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो कह रहे हैं भी कोई बाहर से आके हमारी गलतियां निकाले, क्यों ना हम खुद अपनी गलतियां निकाल लें। और ये कॉमन मैन पे भी अप्लाई करता है। आप सुबह से शाम तक अपनी गलतियां ढूंढो, कमियां ढूंढो, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। नहीं ढूंढोगे कोई और पॉइंट आउट कर जाएगा। तो इनके इंटरनल ऑडिटर होते हैं, वो इंटरनल ऑडिटर 100% चेकिंग करते हैं, 100%। एक अकाउंट की, एक कैलकुलेशन की सारे पकड़ देते हैं कंप्लीट, सारे रेक्टिफाई करके फिर इन्फॉर्म करते हैं स्टेटरी वालों को भी अब तुम आ जाओ। जब ये आते हैं उनको कुछ नहीं मिलता, तब एकदम ओके है। वरना ये क्या करेंगे, कमियां निकाल के बैंक के हेड ऑफिस को तो ऑडिट रिपोर्ट जाएगी, रिजर्व बैंक को भी जाएगी, और रिजर्व बैंक जो है बैंक के चेयरमैन को दुनिया भर के लेटर लिख डालेगा। आरबीआई तो छोड़ेगा नहीं, और आरबीआई को कॉपी जाती है ऑडिट रिपोर्ट की, तो सारी रेपुटेशन बैंक की खराब हो जाएगी, चेयरमैन की खराब हो जाएगी। और आरबीआई ने ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, गवर्नमेंट उठा के चेयरमैन बदल देगी, जो शेयर तो सारे गवर्नमेंट के पास है। तो ये इंटरनल ऑडिटर जो है वो इसे पकड़ते हैं।
इंटरनल ऑडिटर दो टाइप के, एक ऑर्गेनाइजेशन कहती है जी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो पुराने लोग हैं 20 साल का एक्सपीरियंस है उनको बनाओ ऑडिटर, उसी ऑर्गेनाइजेशन में रहे, उनको सब पता है कि वो सारे क्या क्या गड़बड़ करते हैं। और एक वो कहते हैं आउटसोर्स कर दो, किसी सीए फर्म से ही बात कर लो। जब सीए फर्म से बात करेंगे इंटरनल ऑडिट के लिए, अब सीए फर्म को पता है ये चाहेंगे तो मुझे ऑडिट देंगे, चाहेंगे तो नहीं देंगे, और पैसा मैं ज़्यादा मांगूंगा तो किसी और को दे देंगे, प्रॉपर बार्गेनिंग होगी। 100% काम चेक करना पड़ेगा, इतना पेमेंट होगा, तुम नहीं मानते जाओ किसी और को ले लेंगे, तुम नहीं मानते। स्टैट्यूटरी में तो आरबीआई अलॉट करता है कि इस बैंक की ये ब्रांच इस ऑडिटर को, इस बैंक की ये ब्रांच इस ऑडिटर को, वो आएंगे ही आएंगे, बदल नहीं सकते, और पेमेंट वहीं से फिक्स होकर आती है, वही पेमेंट मिलेगी। ठीक है, चलो अब डाउट पूछिए यहाँ तक। अब करते हैं ब्रेक, ब्रेक के बाद आगे बात। हाँ प्लीज, पेज नंबर 316, क्वेश्चन नंबर 5, 316, क्वेश्चन नंबर 5, 316 के बॉटम पर है क्वेश्चन नंबर 5। राइट ए नोट ऑन टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम डोमेस्टिक कंपनी taxable in the hands of shareholder. Dividend from some company also taxable in the hands of shareholder. If any such person engaged in business of sale purchase of shares, even in that case, dividend income shall be taxable under the head other sources. As per section 57, in case of dividend income, deduction shall be allowed only for the interest expense, and that too also restricted 20% of dividend income. देखो इतना पार्ट तो ऑलरेडी आपको पता है, एक बार रीड कर लो, इसके आगे नया पार्ट आएगा, इतना पार्ट तो सेम है। ठीक है, इसके बाद जो पार्ट है वो नया पार्ट है। देखिए वो पार्ट क्या है, मीनिंग ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड का क्या मतलब है, यानी डेफिनेशन है डिविडेंड की सेक्शन 2(22) में, और बहुत लेंथी डेफिनेशन है, लगभग पूरी एक क्लास की डेफिनेशन है डिविडेंड। द टर्म डिविडेंड हैज ए वेरी लिमिटेड मीनिंग अंडर कंपनीज एक्ट, बट इज ए वेरी वाइड मीनिंग अंडर इनकम टैक्स एक्ट, एंड इज कॉल्ड डीम्ड डिविडेंड, डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। डिस्ट्रीब्यूशन इन कैश और एसेट्स 222A, issue bonus shares 222B, distribution or liquidation 222C, distribution or reduction of share capital 222D, loan and advance by closely held company 222E। इतना पार्ट एक बार रीड करिए, फिर डिस्कस करते हैं। देखिए अब अंडरस्टैंड करते हैं इस पार्ट को। अगर मैं आपसे पूछूं डिविडेंड से क्या मतलब है, व्हाट इज डिविडेंड, तो आप कंपनीज एक्ट के हिसाब से आई थिंक मुझे बता सकते हैं। कंपनीज एक्ट में क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इन कैश इज कॉल्ड डिविडेंड। इनकम टैक्स एक्ट सेज अगर ये कंपनी कैश की बजाय काइंड में डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो शेयर होल्डर टैक्स नहीं देगा। वो कहेगा जी आपने लिखा है डिविडेंड मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन इन कैश, इन कैश तो हुआ ही नहीं। कंपनी ने सारे शेयर होल्डर को एक एक मोबाइल फ़ोन गिफ्ट कर दिया, एक एक कलर टीवी दे दिया, तो है तो वो डिविडेंड ही, प्रॉफिट में से दिया है, लेकिन टैक्स नहीं होगा क्योंकि वहाँ क्या लिखा हुआ कैश। इसलिए इनकम टैक्स एक्ट से हम अपनी डेफिनेशन बनाएंगे, और कोई भी कंपनी किसी भी मैनर में किसी भी शेयर होल्डर को कोई भी बेनिफिट करेगी तो उसको इस डेफिनेशन में कवर कर देंगे। इससे उन्होंने 5 पार्ट में इसको बनाया। पहला पार्ट तो नॉर्मल पार्ट है, देखो क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इन कैश और इन काइंड। इन काइंड को भी कवर कर लिया। फिर उन्होंने कहा अगर बोनस शेयर कंपनी दे दे तब शेयर होल्डर को बेनिफिट तो हो गया,
टैक्स नहीं देगा वो कहेगा डिविडेंड थोड़ा है, तो हमने उसको भी कवर करना है, गवर्नमेंट ने उसको भी कवर कर लिया। फिर कंपनी का लिक्विडेशन हुआ, लिक्विडेशन पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो पर्सन कहेगा कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती, लिक्विडेशन हो गया, अब ये डिविडेंड कहाँ से हुआ, गवर्नमेंट ने फिर उसको भी कवर किया। और कंपनी अगर शेयर कैपिटल को रिड्यूस करे, रिडक्शन को, तो गवर्नमेंट ने उसको भी काउंट कर दिया, ये भी डिविडेंड है। और अगर कोई कंपनी लोन या एडवांस दे तो वो भी डिविडेंड है। इन पांचों पार्ट को डिटेल में हमने डिस्कस करना है। एक बार जस्ट 5 हेडिंग्स देख लो, किस किस हेडिंग में हम डिस्कस करेंगे। देखिए बेसिक पर्पस क्या है, कंपनी शेयर होल्डर को कैसे भी किसी भी तरीके से बेनिफिट कर ले, बच के नहीं जाएगी, डिविडेंड में कवर हो जाएगा। अब जब हम इसको रीड करते हैं तो थोड़ा सा हमें गलत लगता है, लोन और एडवांस विल ऑल्सो भी डिविडेंड। आप बताओ लोन एडवांस का भी डिविडेंड होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसीलिए एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, इसका नाम होना चाहिए डीम्ड डिविडेंड। डिविडेंड नहीं है तब भी डिविडेंड बना दिया गया है। लेकिन जब हम एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे तब आप भी इस बात से कन्विंस हो जाएंगे कि ये लोन और एडवांस ये भी डिविडेंड होना चाहिए। जिस लोन एडवांस की हम बात करेंगे वो डिविडेंड है। शेयर कैपिटल को रिड्यूस करो, ये तो डिविडेंड है ही नहीं। लेकिन जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो सब कन्विंस हो जाएंगे कि हाँ ये तो डिविडेंड है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ वन बाय वन। 5 पार्ट है, इसका जो सबसे पॉपुलर पार्ट है वो लास्ट पार्ट है, तो हम इसे लास्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, बाकी 4 पार्ट फिर बाद में करेंगे। तो सबसे पहले आखिरी पार्ट देखिएगा, 319 पेज पे आइएगा। वी शैल स्टार्ट विद द लास्ट पार्ट, पेज नंबर 319 पर लास्ट पार्ट है, 5वां पार्ट, लोन एंड एडवांस। हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि लोन कैसे डिविडेंड बना भाई, लोन एडवांस तो कोई डिविडेंड होता नहीं है। इसको पढ़ने के बाद लगेगा कि ठीक है होना चाहिए। देखिए क्या लिखा है, इफ एनी क्लोजली हेल्ड कंपनी also called company in which public are not substantially interested has given loan advance to an equity shareholder who is holding not less than 10% of the voting power of the company, in such case such loan advance will be considered dividend in the heads of such shareholder, but only to the extent of cumulative profits excluding capitalized profits. ABC Private Limited closely held company has general reserve 7 lakh, current profit 2 lakh. Company has given a loan of 3 lakh to one such shareholder, Mr. X. In this case, it will be considered dividend in the hands of Mr. X. If loan given by company 10 lakh, amount of dividend shall be 9 lakh. इतना रीड करना है एक बार। देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि इनकम टैक्स के डिविडेंड की डेफिनेशन और कंपनीज एक्ट के डिविडेंड की डेफिनेशन क्या सेम है? नो, एब्सोल्युटली नॉट। तो किसकी डेफिनेशन लिमिटेड है और किसकी डेफिनेशन डिटेल्ड है? डिटेल्ड इनकम टैक्स एक्ट की है। व्हाट इज द रीजन? कि कोई कंपनी किसी भी मैनर में किसी भी शेयर होल्डर को कोई बेनिफिट करेगी तो गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, जबकि कंपनीज एक्ट में टैक्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है, इनकम टैक्स एक्ट में है। तो इनकम टैक्स एक्ट ने इसको डिफाइन किया कौन से सेक्शन में? 2(22). कितने पार्ट में? 5 पार्ट में, 222A, 222B, 222C, 222D, 222E। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? 222E। एग्जाम में जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो 222E के आते हैं। इसमें बेसिकली क्या है? लोन और एडवांस, वो तो डिविडेंड होना ही चाहिए, लेकिन है। अब लेट्स सी कैसे है। पहली बात, ये जो 4 पार्ट है, ऊपर वाले 4 पार्ट, ये किसी भी टाइप की कंपनी हो सब पे लगते हैं, एनी टाइप ऑफ कंपनी। ये वाला पार्ट आपको सारी कंपनी पे नहीं लगाना, ये किस पे लगाना है? द कंपनी विच इज क्लोजली हेल्ड कंपनी, इस पे लगाना है। इसका उल्टा होता है वाइडली हेल्ड कंपनी। वाइडली हेल्ड पर ये नहीं लगेगा, क्लोजली हेल्ड पर ये लगेगा। बताइए व्हाट इज क्लोजली हेल्ड कंपनी?
कंपनीज एक्ट में आपने सारी टाइप की कंपनी स्टडी की होगी, है ना, किया होगा ना। स्टार्टिंग में डेफिनेशन है पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, गवर्नमेंट कंपनी, अदर कंपनी। तो व्हाट इज क्लोजली हेल्ड कंपनी, ये डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में नहीं है। कंपनीज एक्ट के अंदर क्लोजली हेल्ड कंपनी नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना वाइडली हेल्ड ना क्लोजली हेल्ड। ये डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट की है, ये इनकम टैक्स एक्ट में इसकी डेफिनेशन दी हुई है। सेक्शन 2 ब्रैकेट 18 में इसको डिफाइन किया हुआ है ये कंपनी क्या होती है, लेकिन ये सेक्शन सिलेबस में नहीं है। कौन सा? 2 ब्रैकेट 18 डेफिनेशन, इसकी डिटेल डेफिनेशन है वो सिलेबस में नहीं है। तो मैं इसको ब्रीफली बताऊंगा ये क्या होती है। मतलब आप मान के चलो 99% दिस इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड को ही इनकम टैक्स एक्ट ने बोल दिया क्लोजली हेल्ड कंपनी, जिसमें गिने चुने शेयर होल्डर हों। तो कंपनी कौन सी होती है? प्राइवेट लिमिटेड। तो आप मान के चलना हम प्राइवेट लिमिटेड की बात कर रहे हैं, लेकिन नाम प्राइवेट लिमिटेड यूज मत करना। नाम क्या यूज करना? क्लोजली हेल्ड कंपनी। अगर हमसे कोई पूछे कि 222 की किस पे लगता है, प्राइवेट लिमिटेड पर या पब्लिक लिमिटेड पर, तो हम कहेंगे प्राइवेट पब्लिक नहीं, क्लोजली हेल्ड पे लगता है और वाइडली हेल्ड पे नहीं लगता। अब क्लोजली हेल्ड का एक नाम और भी है, कंपनी इन विच पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, जिसमें जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं है। सब्सटेंशियल मैंने बताया था 20% और मोर, लेकिन यहाँ पर वो मीनिंग नहीं है, यहाँ पे जनरल वर्ड है। मेजर शेयर पब्लिक का नहीं है तो किसका है? प्राइवेट पर्सन्स का है, गिने चुने लोगों का है। तो इसका दूसरा नाम मैंने क्या बोला? कंपनी इन विच पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। और इसका दूसरा नाम नोट हटा देना, कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। नोट लगाओगे तो वो, और नोट हटाओगे तो ये, दो नाम है, ठीक है। तो ये 222E खाली इस पर लगता है। व्हाट अबाउट फर्स्ट 4 पार्ट? वो सभी पे लगते हैं, वो क्लोजली हेल्ड हो, वाइडली हेल्ड हो, जो मर्जी हो, सब पे लगाने हैं। रीजन क्या भी क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि एक कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड, 3 ही शेयर होल्डर हैं, 1/3 शेयर, 1/3 शेयर, 1/3 शेयर। तो क्या लग रहा है आपको, ये क्लोजली हेल्ड या वाइडली हेल्ड? क्लोजली हेल्ड। कंपनी बाय क्लासेस एंड कंपनी बाय मासेस। कंपनी बाय क्लासेस इज प्राइवेट लिमिटेड और क्लोजली हेल्ड, गिने चुने लोग हैं, एक पर्टिकुलर क्लास है। कंपनी बाय मासेस सारी पब्लिक बीच में आ गई है, पब्लिक लिमिटेड और वाइडली हेल्ड और कंपनी बाय मासेस। तो ज़्यादा हेरा फेरी आपको क्या लगता है किस कंपनी में होती होगी? कंपनी बाय क्लासेस और कंपनी बाय मासेस। कंपनी बाय क्लासेस। क्यों? जितने कम लोग होंगे हेरा फेरी करना उतना आसान, और जितने ज़्यादा होंगे उतना मुश्किल। मुझे कुछ गलत करना है, मैंने इनके कान में स्कीम बताई, मैंने कहा भैया देख ये तरीका है और गलत तरीके से अमल करेंगे, बोल तुझे मंजूर है? इसने कहा डन। तो मैंने कहा देख ये बात किसी को मत बताइए, और मैं सारी क्लास के सामने प्रपोजल कर दूं कि जी ये गलत करने जा रहे हैं और आप मत बताना। 2 स्टूडेंट ने कह दिया नहीं हम तो बताएंगे, हम नहीं मानते, सबको बता देंगे वो। तो पब्लिक लिमिटेड ओपनली ये बात निश्चित जो हेरा फेरी में भी बताऊंगा वो गिने चुने लोगों के बीच में ही हो सकती है। अब देखो क्या हेरा फेरी। इस कंपनी के प्रॉफिट्स हैं 300 लाख के, इस कंपनी ने अपना टैक्स दे दिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपना टैक्स दे दिया है। अब इस कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है 100 लाख, 100 लाख, 100 लाख, तीनों शेयर होल्डर को। तो बताइए क्या शेयर होल्डर को 100 लाख, 100 लाख पर टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं? देना पड़ेगा। और तीनों की पॉकेट से जाएगा 30 लाख, 30 लाख, 30 लाख कम से कम। तो तीनों ने मिलके मीटिंग की, भाई कोई ऐसा तरीका निकालो पैसा भी पॉकेट में आ जाए और टैक्स भी ना लगे। तो उन्होंने कहा है तरीका, हम कहेंगे कि कंपनी ने तीनों को लोन दिया है 100 लाख, 100 लाख, 100 लाख, और हमारी आपस की अंडरस्टैंडिंग तीनों में से कोई वापस नहीं करेगा और मांगने वाला कोई है नहीं, चौथा पर्सन है ही नहीं, 3 ही तो हैं। हम इसे लोन क्या के ले लेंगे, नाम डिविडेंड यूज़ नहीं करेंगे, रियलिटी में डिविडेंड है और गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती।
अब आप बताओ गवर्नमेंट क्या करे। उनसे जब आपने ये लोन वापस नहीं किया तो हम क्या मान के चलें कि ये तो डिविडेंड है, आपने नाम क्या रख दिया लोन। तो जब आप डिविडेंड को लोन कह सकते हो तो हम लोन को डिविडेंड क्यों नहीं कह सकते। तो लीजिए लिख दिया हमने, दिस विल बी कंसिडर टू बी डिविडेंड। अब इसमें आप कहोगे सर प्रॉब्लम है, मान लो जेन्युइन लोन हो तो। देखो कंपनी कभी शेयर होल्डर को लोन नहीं देती, शेयर होल्डर तो खुद ही कंपनी को लोन दे रहा है। कंपनी के पास पैसा कहाँ है, शेयर होल्डर ने दिया है, किस लिए, बिजनेस करने के लिए, ना कि वही पैसा शेयर होल्डर को लोन में दे दो। ये तो कोई बात ही नहीं बनी ना। मैंने किसी को पैसा दिया कि ले भाई बिजनेस कर ले, वो वही पैसा मुझे लोन पे दे रहा है। लोगों से ऐसा कोई ट्रेडिशन नहीं है, ऐसा कहीं कोई सिस्टम नहीं है कि कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन देती है। और आपने भी कभी नहीं सुना होगा कि कंपनी ने शेयर होल्डर को लोन दिया है। शेयर होल्डर ने तो खुद ने पैसा दिया, किस लिए, बिजनेस करने के लिए, ना कि लोन देने के लिए। तो उनसे ये बात हम बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है कि ये जेन्युइन लोन है। ये जेन्युइन लोन नहीं है, ये फेक है और ये डिविडेंड है। अब थोड़ा सा और चेंज किया गया। गवर्नमेंट का ये बात तभी है जब आपके पास कंपनी के कम से कम 10% शेयर हो। 10% शेयर का मतलब क्या हुआ, गिने चुने लोगों। कैसे देखिए, अगर 1/3 है तो तीनों के पास कितना है, 33.33%। और ये हेरा फेरी हो सकती है। 4 शेयर होल्डर हो, 25 अभी भी हेरा फेरी हो सकती है। 10 शेयर होल्डर है, 10%, अभी भी हेरा फेरी हो सकती है। अगर शेयर होल्डर इससे ज़्यादा है, इंडिविजुअल शेयर होल्डर का शेयर 10 से कम है, तब ये प्रोविजन नहीं लगेगी। तब गवर्नमेंट से हम छोड़ देंगे, ये मान के ये हेरा फेरी नहीं हो सकती। अगर लोन है भी तो शायद वो जेन्युइन होगा, लेकिन इसमें बातें भी और बहुत सारी है। एक बार आप पहला पैराग्राफ रीड करो, कुछ बात आप समझिए, फिर बाकी देखिए प्लीज सारी बात दोबारा सुनिएगा। एक बार पहले मैंने बात की थी, लॉ कौन बनाता है, पब्लिक या पार्लियामेंट। बिल्कुल गलत। पार्लियामेंट कह रही है सारा लॉ पब्लिक बनाती है। कैसे, हम लॉ सिंपल बनाते हैं, फिर पब्लिक हेराफेरी करती है और हमें मजबूर करती है, फिर हम लॉ बनाते हैं। तो हमने कहाँ बनाया, पब्लिक ने बनाया। अब ये लोन एडवांस को डिविडेंड कहने की बात पार्लियामेंट ने नहीं की। जब ये सब करके उन्होंने दिखाया तब पार्लियामेंट ने बनाया। तो लॉ 1961 का बिल्कुल प्लेन सिंपल है। लोग हेराफेरी करते चले गए और लॉ बदलता चला गया। इसलिए हम कहते हैं कि लॉ कौन बनाता है, पब्लिक। या कह दो लॉ पब्लिक बनवाती है ना। अब इसमें दिमाग किसका चला होगा, शेयर होल्डर का, कंपनी का बिल्कुल नहीं। दिमाग खाली चलता है इसी पर्सन का। क्योंकि मैंने क्या कहा था, लॉ को इतना स्टडी करो, इतना स्टडी करो, इतना स्टडी करो कि वो यूज मिसयूज में कन्वर्ट हो जाए। किसी भी चीज़ को बार बार यूज करने से बंदा एक्सपर्ट हो जाता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो सारे ये सीएस के दिमाग की देन है। ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब जब स्टार्टिंग में किसी एक एसएससी के साथ ऐसा किया जाता है तो गवर्नमेंट को नहीं पता लगता। आप बताइए, कंपनी ने अपनी बुक्स में लोन दे दिया, गवर्नमेंट को क्या पता। फिर उसके बाद दूसरा करेगा, तीसरा करेगा। जब सारी पब्लिक को पता लग जाता है तो गवर्नमेंट को पता लगता है। जब हर कॉमन मैन दूसरे को टेक्निक बता रहा होता है, चार्ट अकाउंटेंट नहीं, हर कॉमन मैन, अरे मैं बताता हूँ ऐसे कर ले, मैं बताता हूँ ऐसे कर ले। मेट्रो में बैठे हुए जोर जोर से बोल रहा है, कंपनी बना के ऐसे कर लो, लोन ले लो, और उसको डिविडेंड की बजाय लोन कह दो, बच जाएगा टैक्स। तो फिर हम इसको क्या बोलते हैं, ये टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन नहीं है, ये क्या बन गई, मिसचीफ। इट इज़ कॉल्ड ए मिसचीफ। जब ये मिसचीफ बनती है तब गवर्नमेंट की नॉलेज, टेक्निकल वर्ड है मिसचीफ। जो टैक्स में हेराफेरी करते हैं इस एक्सटेंट तक, जब सारी दुनिया को पता हो, तो गवर्नमेंट से सम मिसचीफ इज गोइंग ऑन, we have to correct it. तो गवर्नमेंट will correct how? Okay, लोन एडवांस will be dividend. फिर उन्होंने कहा कि नहीं, सारे लोन एडवांस नहीं, अगर आपकी अच्छी खासी से है, 10% मीन अच्छी खासी आपकी चलती है, तभी आप इस तरह की प्लानिंग बना पाएंगे। अगर आपको पूछता ही कुछ नहीं, कोई नहीं, 1% लो शेयर है, आपको कोई नहीं पूछता, तो आप इस स्कीम में शायद नहीं आएंगे। इन अदर वर्ड्स, 10% की फिगर कैसे ली भाई, इन जनरल एवरेज लगाओ 10%, तो 10 लोगों तक तो हेराफेरी हो सकती है। 10 के ऊपर हेराफेरी होगी तो डिस्प्यूट हो जाएगा, ज़्यादा लोगों में हेराफेरी होगी डिस्प्यूट हो जाएगा, और कोई ना कोई जाके बताएगा। इसलिए 10%, कहीं आप सोचो 10% क्यों, 10% इसलिए। ये हेराफेरी तो 9% में भी हो सकती है, नहीं हो सकती।
तो गौर से हमने कोई ना कोई फिगर तो फिक्स करनी है ना। मान लो हम 9 फिक्स कर दे, फिर कोई कहेगा 8 में नहीं हो सकती, फिर 8 कर दिया, 7 में नहीं हो सकती, फिर 7 कहीं तो जाके रुकेंगे ना। तो हम 10% पे रुक गए हैं। अब देखिए इसमें और पार्ट ये है कि प्रॉफिट कितने कंपनी के 300 लाख, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 300 लाख। क्वेश्चन कह रहा है कंपनी ने लोन दिया 150 लाख 150 लाख 150 लाख, ये कैसे हो सकता है 150 लाख 150 लाख? इसका मतलब बैलेंस 50 लाख कहाँ से गया है? कैपिटल से गया है, और कैपिटल से दिया तो जेन्युइन लोन है, कैपिटल तो वापस करनी पड़ेगी ना। इसलिए एक सेंटेंस ऐड कर दिया, लोन एडवांस टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। पिछले साल का प्रॉफिट, इस साल का प्रॉफिट ऐड कर लो बस। अगर इससे ज़्यादा हुआ कुछ नहीं कहेंगे आपको, मान के चलेंगे कैपिटल से आया वापस करना ही पड़ेगा, जाओगे कहाँ वापस करना पड़ेगा, तो इसलिए उसमें ये ऐड कर दिया। फिर एक वर्ड और लिख दिया एक्सक्लूडिंग कैपिटलाइज प्रॉफिट। अब उसका क्या मतलब है देखिए, कंपनी के प्रॉफिट 300 लाख आफ्टर टैक्स, हमने इसमें से 150 लाख के बोनस शेयर इशू कर दिए। बोनस शेयर मीन्स कैपिटलाइज प्रॉफिट, प्रॉफिट को कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। तो बैलेंस रिजर्व में कितना रहा 150। अब मैक्सिमम लोन कितना दे देंगे 150। तो गवर्नमेंट से मान लो लोन 100 दिया है, तो 300 लाख डिविडेंड नहीं होगा, कितना होगा 150। जो प्रॉफिट कैपिटलाइज हो चुके हैं उसको डिलीट मार देना, क्योंकि उसमें से लोन नहीं हो सकता, वो तो कैपिटल बन गई है, वो तो जेन्युइन लोन होगा। इतना पहला पैराग्राफ है, रीड करके देखिए। अब देखिए जो एक्ट है, उस एक्ट में ये नहीं लिखा हुआ एक्सक्लूडिंग, नहीं ये वाला पार्ट, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एक्सक्लूडिंग कैपिटलाइज प्रॉफिट, ये जो लास्ट वाला पार्ट है ना एक्सक्लूडिंग कैपिटलाइज प्रॉफिट, ये बात एक्ट में नहीं लिखी हुई है, ओरिजिनल एक्ट में। तो वैसे तो उसका कोई रेलिवेंस नहीं, यहाँ लिखा उतना पार्ट आप याद कर लोगे, वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ वो क्यों लिखा गया, उसका रीजन मैं बताता हूँ आपको। देखिए केस था जमुना दास खिमजी कोठारी वर्सेस सीआईटी। जेके ग्रुप का नाम सुना आपने? जेके ग्रुप तो आज की डेट में बहुत पॉपुलर है, बहुत सारी कंपनी है पब्लिक लिमिटेड। स्टार्ट इस पर्सन ने किया था, जमुना दास खिमजी, जेके की फुल फॉर्म यही है। एंड ही वॉज हैविंग ए वेरी स्मॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जैसे कभी धीरू भाई अंबानी ने शुरू किया था ऐसे ही था। इसके केस में डिस्प्यूट आया था, कंपनी के प्रॉफिट से मान लीजिए 10 लाख के, और इसने कंपनी से लोन ले लिया 15 लाख रुपए का, और एक्ट में लिखा था टू द एक्सटेंट ऑफ, नहीं उसमें खाली ये लिखा था एनी लोन एडवांस टेकन बाय द शेयर होल्डर शैल बी कंसिडर टू बी डिविडेंड। तो जब इसे 15 लाख का लोन लिया तो इनकम टैक्स ऑफिसर ने क्या कहा कि जी इसमें तो लिखा हुआ है एनी लोन एडवांस, बस बात खत्म होगी, 15 लाख आपका डिविडेंड है। तो उसने कहा जब कंपनी के शेयर 10 लाख है तो 15 लाख का डिविडेंड कैसे हुआ, डिविडेंड का अमाउंट प्रॉफिट से ज़्यादा कैसे हो जाएगा। फिर ये मैटर कोर्ट में गया था, फिर कोर्ट के जजमेंट के बाद से ट्रेडिशन बना कि जितने आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं सिर्फ वहीं तक इसको लिया जाएगा। फिर एक और केस आया, उसमें वर्ड फिर एक्सक्लूडिंग कैपिटलाइज प्रॉफिट डाला गया, क्योंकि जो बोनस शेयर है वो तो प्रॉफिट रहा ही नहीं, वो तो वैसे कैपिटल बन गया। तो ये पार्ट बाद में एडिशन हुआ था, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। वैसे तो आपने जो लिखा हुआ बुक में उतना ही रीड कर लेना, केस का रेफरेंस देने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब एक बार और रीड करके देख लो इतना पार्ट। देखो फर्स्ट पैराग्राफ में जितना पार्ट है उसमें जिसको डाउट है पूछिएगा।
सिस्टम किस पे लगेगा? क्लोजली हेल्ड। क्लोजली हेल्ड वाइडली हेल्ड कंपनीज एक्ट में नहीं है, ये इनकम टैक्स की डेफिनेशन है, क्लोजली हेल्ड एंड वाइडली हेल्ड। क्लोजली हेल्ड बोलते हैं जिसमें गिने चुने शेयर होल्डर हो। अब जो डेफिनेशन है 218 वो सिलेबस में नहीं है, वो मैं बताता हूँ क्यों नहीं है। डेफिनेशन में क्या है, इसमें क्लोजली हेल्ड को डिफाइन ही नहीं किया, इसमें वाइडली हेल्ड को डिफाइन किया है। जैसे ROR को डिफाइन नहीं किया, NOR को किया है, ऐसे उन्होंने वाइडली हेल्ड को डिफाइन किया है। और वाइडली हेल्ड में 7 केस दिए हैं कि ये भी वाइडली हेल्ड है, ये भी, और जो वाइडली हेल्ड नहीं है वो क्लोजली हेल्ड है। तो यानी वो 7 केस डिटेल में डिस्कस करने पड़ेंगे डेफिनेशन को समझने के लिए कि भाई इन 7 में से कहीं भी नहीं आएंगे तो बनेगी क्लोजली हेल्ड। तो क्योंकि वो 7 केस बहुत लेंथी केस है इसलिए सभी से हटा दी। जिसे मैं एग्जाम्पल देकर दिखाता हूँ। पहले केस में लिखा है अगर जनरल पब्लिक के पास शेयर 50% तक है तो वो वाइडली हेल्ड है, तो अगर ये कंडीशन पूरी हो जाएगी तो वाइल्ड है। फिर दूसरी कंडीशन लिखी है अगर उसमें रिजर्व बैंक का शेयर है, 50% तक के शेयर रिजर्व बैंक के पास है, तब भी वो वाइडली हेल्ड है। ऐसे करके 7 कंडीशन बना रखी है, 5-7 जितनी भी है। और जो कोई कंडीशन पूरी नहीं करेगा वो बनेगा जाके क्लोजली हेल्ड। तो हमने उसमें से शॉर्टकट निकाल लिया, गिने चुने लोगों वाली कंपनी कौन सी है? क्लोजली हेल्ड है। सारी गड़बड़ कहाँ होती है? क्लोजली हेल्ड में। स्पेशल प्रोविजन 222 इसका है क्लोजली हेल्ड का। इनकम टैक्स एक्ट के और बहुत सारे सेक्शन है जो खाली क्लोजली हेल्ड पे लगते हैं, सब पे नहीं लगते। क्लोजली हेल्ड एक सेक्शन 79 है वो भी खाली क्लोजली हेल्ड पे लगता है। इनका सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का सिस्टम भी अलग होता है। हमने सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड डिस्कस किया था थोड़ा सा हाउस पार्टी में, थोड़ा हिंट लिया डिस्कशन का। इनका सिस्टम कुछ और होता है, सेक्शन 79 डील करता है इसको। ठीक है, यहाँ तक डाउट देखिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखो ये तीनों शेयर होल्डर, जब गवर्नमेंट ने ये लॉ बना दिया तो इनको बहुत बुरा लगा, हमारी हेराफेरी पकड़ी गई, लेकिन हम भी मानेंगे नहीं। कोई ना कोई हमारे लिए कोई ना कोई नया हल ढूंढ के, अब देखो नया हल, इस पर्सन ने ए ने किसी के साथ मिलके पार्टनरशिप फर्म बनाई, उसमें 1% शेयर ए का, 99% एक्स का। बी ने भी ऐसे किया, वाई के साथ 99। तो ये आप बताओ ये प्रोप्राइटरी कंसर्न हुई कि पार्टनरशिप हुई? पार्टनरशिप फर्म हुई या प्रोप्राइटरी कंसर्न हुई? मैंने इनको कहा कि 99.9% शेयर मेरा, 0.1 तेरा, लेट्स हैव ए पार्टनरशिप फर्म। तो नेचुरली ये कहेगा सर ये पार्टनरशिप फर्म क्या बनी, सारे मालिक तो आप ही हो, मेरी क्या ज़रूरत है? तो मैं कहूँगा यस, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तो टैक्स बचाने के लिए तुम्हें जोड़ा है। तो टैक्स कैसे बचेगा? वो ऐसे बचेगा, अब ये कंपनी लोन किसको देगी? पार्टनरशिप फर्म को। और हम क्या कहेंगे, एक्ट में क्या लिखा है? शेयर होल्डर को। हम कहेंगे शेयर होल्डर को कहाँ दिया है? ये तो पार्टनरशिप फर्म को दिया है, और रियलिटी में देखो लोन किसको मिल रहा है? शेयर होल्डर को। और वो फिर बच गए। फिर गवर्नमेंट ने इसको चेंज किया। लॉ कौन बनवाता है? पब्लिक। ये पार्ट नहीं था, गवर्नमेंट चेंज किया कि या तो लोन आप शेयर होल्डर को दो या किसी भी ऐसी कंसर्न को दे दो जिसमें शेयर होल्डर का 20% शेयर भी निकला तो भी ये डिविडेंड मान लिया जाएगा। देखो जरा कैसे। ABC लिमिटेड कंपनी है, 3 शेयर होल्डर है ABC। तो इस शेयर होल्डर ने क्या किया? पार्टनरशिप फर्म बनाई, और शेयर उसमें अपना कितना लिखा? 1%। नहीं, अपना कितना लिया? 99%। अच्छा, अपना 99, इसका 1। ये लिखा था ना मैंने ऊपर, उल्टा तो नहीं लिखा ना? उल्टा लिखा हुआ है ना? 99 अपना है तभी तो मालिक बनेगा ना। 1% उधार का पार्टनर, आ जा भाई 1%। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने लॉ क्या बनाया था? गवर्नमेंट ने लॉ ये बनाया, अगर आपका 99% शेयर हुआ किसी पार्टनरशिप फर्म में, उसको लोन दिया कंपनी ने, वो डिविडेंड माना जाएगा। तो इसने क्या कर दिया? 98 और 2, उसने कहा लो फिर बच गया मैं। तो गवर्नमेंट का लो फिर बदलते हैं हम, अगर आपका 98% निकला तो भी डिविडेंड माना जाएगा, उसने कहा ये लो 97। तो गवर्नमेंट का ये तो जो भी हम लॉ बनाएंगे 1-1% कम करता चला जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने सीधा क्या कर दिया, 20% शेयर भी निकला तो भी डिविडेंड मान लिया जाएगा। यानी मान लिया जाएगा सब कुछ आपने किया है। रियलिटी में तो क्या होगा, बंदा 99 रखेगा अपना, नहीं तो दूसरा बंदा ले जाएगा। लेकिन लॉ क्या कह रहा है,
हम 20% पर भी ये प्रोविज़न लगा देंगे। अब आप कहोगे कि सर वो 19 कर ले, 19 कर ले, तो भाई यूँ तो फिर वही बात, कहीं ना कहीं जाके तो रुकना पड़ेगा। तो 20% पे गवर्नमेंट रुक गई, उससे 20 से भी कम है तो वो हमें नहीं पता, क्योंकि अगर 20 से कम होगा, आप अंदाजा लगाओ क्या होगा। मान लो 19 है, तो ये तो मिस्टर एक्स जो है वो लोन लेके चलता बनेगा, वो कहेगा जी वापस नहीं कर रहे, पार्टनरशिप हम पे एक्शन होगी, सारे पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है और अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। तो रियल लाइफ के अंदर तो ये 99% शेयर के साथ ही बनती है पार्टनरशिप हम, लेकिन एक्ट में लिखा है 20% शेयर होने पर भी प्रोविजन लगा देंगे। नाउ लेट्स रीड। इफ लोन और एडवांस हैज बीन गिवन टू एनी कंसर्न, कंसर्न मतलब पार्टनरशिप हम कंपनी कोई भी हो, इन विच सच ए शोल्डर एज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, अगर इसका 20% या ज़्यादा हुए, यहाँ सब्सटेंशियल का मतलब है 20%, सच लोन एडवांस शैल ऑल्सो बी कंसिडर टू डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ सच कंसर्न। कहाँ तक? टू द एक्सटर्नल प्रॉफिट एक्सटर्नल कैपिटल फॉर एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर एक्स इज बेनिफिशियल ऑफ 10% इक्विटी शेयर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड क्लोज कंपनी, द कंपनी is generated 10 lakh, is given loan 6 lakh to partnership XY in which Mr. X is holding 20% share. In this case, loans were given shall be dividend in the hands of partnership firm. इसी तरह से मिस्टर एक्स शेयर होल्डर इन कंपनी ए क्लोजली हेल्ड एज वेल कंपनी बी, 10% शेयर होल्डिंग इन कंपनी ए, 20% शेयर होल्डिंग कंपनी बी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी ए 10 lakh, लोन ऑफ 10 lakh गिवन टू कंपनी बी, लोन टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 10 lakh शैल बी डिविडेंड। बस इतना रीड करो एक बार। देखो जिसमें एक एग्जांपल दे रखा ना, वो ये एग्जांपल है, मेरे पास एबीसी के शेयर हैं 10%, XYZ के हैं 20%, एबीसी ने XYZ को 10 लाख का लोन दिया है, बताइए क्या 10 लाख का लोन XYZ के हैंड में डिविडेंड है या नहीं है? ये एग्जांपल है, डिविडेंड और नॉट डिविडेंड है। क्यों? जिस कंपनी में आपका 10% शेयर है और वो क्लोजली हेल्ड है, उसने किसी को भी लोन दे दिया, किसी भी कंसर्न को, जिसमें आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो हम समझ जाएंगे ये सब काम करने वाले कौन हो? आप ही हो। अकॉर्डिंगली इसे डिविडेंड मान लिया जाएगा। दोबारा रीड करके देख लो, ये एग्जाम्पल दिया। हाँ प्लीज, यहाँ तक पहले किसी को डाउट? लॉ सिर्फ गाइडलाइन होता है, सिंपल होता है, पार्लियामेंट कॉम्प्लिकेट नहीं करती, लोग इसे कॉम्प्लिकेट करवाते हैं, लोग ही सिखाते हैं पार्लियामेंट को कि जी ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, फिर ऐसे बना दिया, नहीं ऐसे बनाओ, नहीं ऐसे बनाओ। तो लॉ पार्लियामेंट तो सिंपल बनाती है और पब्लिक उसे हेरा फेरी कर करके पार्लियामेंट को मजबूर करके लॉ बनवाती है। ठीक है जी, इतना करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके।